अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेडियो विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ प्यार साज बाय एमल रज़ा का थर्ड एपिसोड लेकर। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। अली अल सुबह का चिराग गलाजत की स्याही की ताब न ला सका था, बुझ गया। जियान की आवाज़ सूरह इसराफील की मानिंद बुलंद हुई और कमरे के दरो दीवार समेत पहाड़ों, दरख्तों और चरिंदों परिंदों को भी दहला गई। निगार फटी फटी आंखों से जियान को देखने लगी। उसके एन कदमों के नीचे से जमीन के सातों तह में शदीद जलजला आया था और उस जलजले में कैसी कैसी तबाहकारियां पहना थी वो जानती थी। जियान को धक्का देकर वो दरवाजे की तरफ भागी थी। सदीम ने उठकर खुद को दरवाजे के रास्ते में हायल किया था। तीन मर्द एक जगह एक ही नियत से खड़े हों तो दरवाजों को मुकबिल करने की जरूरत नहीं होती। जड़ से तना बना और बरगद ने ज़ैफ़ी का सफ़र तय किया। यशब आगे बढ़ा और उसने एक ही झटके में उसका दुपट्टा उसके जिस्म से अलग कर दिया था। बरगद की लंबी शाखें निकल आई थी, आकाश बेल आसमान तक जा पहुंची थी और पहला सवाल उसकी शाख से बांध दिया गया था। इंसान के गरकाबी की इब्तिदा क्या है? क्या ये तीन शर, शरी, शैतान? दुपट्टा फर्श पर दूर जा गिरा था। उसने दोनों हाथ अपने वजूद के गिर्द लपेट लिए थे और चिल्ला दी थी, नहीं। बरगद की दूसरी शाख ने दूसरे सवाल को अपनी शाख से बनते हुए देखा। क्या वो तीन हैं? जल्दबाज, खताकार, गुनाहकार? सदीम ने उसे बालों से खींचकर पकड़ लिया था। वो चिल्लाई, खुदा के लिए नहीं। जियान नशीली चाल चलता हुआ टेबल से शराब की एक भरी बोतल पकड़कर उसके करीब आया। निगार के बेबस वजूद पर ऊपर से नीचे तक उसने एक वहशियाना नज़र डाली थी और होंठ मोड़े उसके चेहरे पर सीटी की आवाज़ छोड़ दी। ऐसा मत करो जियान, मुझ पर रहम। उसका फिक्रा दरमिया में ही रह गया था। जियान ने गुस्से से उसे दीवार के साथ लगाया और अपनी कोहनी का दबाव उसके गर्दन पर जोर से डाला। मैं तो एक घटिया खून हूँ, एक बदकार औरत का बदकार बेटा। क्या तुम्हें मुझसे इस फौल की उम्मीद नहीं थी? फिर तुम मुझसे रहम की उम्मीद क्यों कर सकती हो? वो नखवत से बोला। गम के मारे निगार की आवाज़ उसके हलक में ही बैठ गई थी, लेकिन वो गर्दन को तेजी से ना में हिला रही थी। उसकी आंखों में आने वाले लम्हों का खौफ था। चंगेजी ने कहा था शराब रूह को झुलसाती है, वो तुमसे वाकिफ नहीं था। उसने शराब की बोतल को उसके सामने लहराया, और तुम इससे। खुले मुंह की बोतल को उसने उसकी पेशानी पर रखा और उंडलना शुरू कर दिया। सियाल की धार ने उसके पहाड़ों के टूट टूट कर गिरने की मंजर को वाज़ेह किया था। उसने ज़मीन को जाम सफाल में टूटते उजड़ते गर्क होते देख लिया था। उसका लिबास गीला होकर उसके जिस्म से साथ लग गया था और बेबसी के बेतहाशा आंसू उसके आंखों से बह निकले। गार्डन हाउस फानूस से भरपूर रोशन था। उसके शीशे दीवारों को बेनकाब ही रहने दिया गया था। घर का भी हो तो मुकम्मल हो, रुसवाई हो तो कामिल हो। छत में नस्ब शीशों को वो बड़ी देर से देख रही थी। उन शीशों में बहुत कुछ नुमाया था। एक शख्स के इंतकाम की सुलगती हुई आग, दो दोस्तों की साजिश, हवस और उसके आंसू। उसने अल्लाह को पुकारना चाहा लेकिन नाकाम रही। उसके दुपट्टे में गिरह बांधकर उसके मुंह में ठूंस दिया गया था। उसके दोनों हाथ उसकी पुश्त पर बांध दी गई थे। उन्हें इतना सा भी तरद्दुद करने की भी न जाने क्यों ज़रूरत रही थी, क्योंकि पहाड़ बेबस थे, झरने अधमुए और दरख्त अपनी ऊंचाइयों समेत ज़मीन में गड़ चुके थे। उस दौरान वो उनसे इतनी बार रहम की फरियाद कर चुकी थी कि अगर वो ये सब किसी पत्थर से कहती तो उस पत्थर को भी उस पर रहम आ जाता। वो तड़पते तड़पते जैसे बेदम हो गई थी। इंसान की जो हद मुकर्रर है वो उस हद को फलांगने के लिए बेताब रहता है। मैं इंसान की इस बेताबी से डरता हूँ। बेपर्दा शीशों की दीवारों से बाहर सुर्ख आंधी चलना शुरू हो गई थी। बादल जी जान से गरज रहे थे। शब बलिदा में बिजली कामिलियत से चमक रही थी। गूंज लम्हे बलम्हा तेज से तेज तर हो रही थी। बाहर कुदरत के इशारों के सारे एहतमाम मौजूद थे। उसने अपने बंद होते दिल को थाम लिया। क्या वो तीन हैं? इब्तिदा करने वाले, इंतहा तक ले जाने वाले। पुष्पना सदीम, सियाहकार यशब, गिद्जात जियान। दो आंसू निकलकर बहुत से खुश्क हो चुके थे। आंसू के ऊपर फिर से लकीरें बनाते चले गए थे। उसने आखिरी बार छत को देखा और खुद को छत के पार वाले के सुपुर्द कर दिया। उसे अल्लाह के 99 नामों और उनकी 99 सफ़ात की साथ की ज़रूरत पड़ गई थी। मकड़ी नौजियात शिकार के गिर्द जाला बुन दे तो आसमान बिजली की कड़क से गूंज उठता है। बिजली ने बाहर फिर से शोर मचाया और अंदर जियान आलम के गले में झूलता मकड़ी वाला लॉकेट उसके मुंह पर आ लगा। फिजा में शाम की ओस थी जिसने बढ़ते बढ़ते
फुहार और फिर पानी के नन्हे नन्हे कतरों की सूरत इख्तियार कर ली थी। जिमल ने नज़र उठाकर आसमान के मिजाज को परखा और फिर घने दरख्त के तने से टेक लगाकर उसकी आगोश में छुपकर खड़ी हो गई। सर्दी में उसका फिलहाल भीगने का कोई इरादा नहीं था। दूसरा, आज वो नानू को कोई इशारा भी नहीं देना चाहती थी। 2 दिन पहले भी इसी तरह हुआ था। बासिल ने उसे सुबह ही बता दिया था कि वो आज उसे अपने दोस्तों से मिलवाना चाहता है। शाम को तैयार होते वक्त जब नानू ने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रही है, तो न जाने क्यों वो सच न बता सकी और उसने कह दिया कि वो एनजीओ के तहत होने वाले सेमिनार में शिरकत के लिए जा रही है। ये झूठ करामत साबित हो चुका था। अगर शाम के वक्त बारिश न हो जाती, दूसरा जिमल और बासिल दोनों इकट्ठे ही घर के अंदर दाखिल न होते तो। क्या तुम दोनों एक साथ कहीं गए थे? नानू ने हैरत से दोनों को एक साथ अंदर आते हुए देखकर पूछा था। नहीं नानू, मैं तो टैक्सी से उतर रही थी जब बासिल भी आ गया। उसके इस सफ़ेद झूठ पर बासिल पहले तो हैरान रह गया, फिर हंसता हुआ अंदर चला गया। तुम भीगी हुई हो जिमल, बासिल की तरह। कितना अजीब इत्तेफाक है ये भी। चलो अंदर, सर्दी न लग जाए। क्या सेमिनार ओपन हॉल में हो रहा था? उससे अपनी झूठ की लाज निभाना मुश्किल हो गया। तुम टैक्सी घर तक क्यों नहीं करवाती जिमल? नानू ने अपनी हंसी बमुश्किल दबाई और जिमल के लिए अपने कमरे तक जाने मुहाल हो गया। सारा वाक्य याद करके उसे हंसी आई। अगर वो फ्रांस जाकर अपनी मेड को ये तमाम बातें सुनाए तो उन्हें इससे भी ज़्यादा हंसी आए। दुनिया में बाज़ जगहों पर अभी भी पुरानी और ऐसी रिवायत जिंदा है। उसका बचपन सलीम अंकल के साथ ना गुजरा होता तो यकीनन वो भी ऐसी बातों पर ताज्जुब का इजहार करती। सोच सोच कर वो मुस्कुराती रही। बासिल दूर से भागता हुआ उसके करीब आ रहा था। वो खुद भी बारिश से बच रहा था। उसके करीब पहुंचकर उसने हाथ में पकड़े 2 भुने हुए भुट्टों में से एक उसकी तरफ बढ़ाया। जिमल ने वो बगैर कवर के ही पकड़ लिया और वो भुट्टा इतना गर्म था कि उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। ध्यान से यार। बासिल ने बर वक्त ही उसके हाथ के नीचे अपना हाथ रखा। जिमल सिमट कर रह गई। मर्दाना मजबूत हाथ का लम्स जब नाजुक उंगलियों से छूता है तो ना जाने क्यों दिल के किसी नहाखाने में कैद अनजाने जज्बों को तकवीन देता है, उन्हें ठोस कर देता है। वो सोच कर रह गई, ये लम्स ज़्यादा गर्म था, कहीं अब वो की बार खुद ही न बिखर कर रह जाए। उसे फिर से समेटने वाले दोनों हाथ भी यही हों। वो समेटे, दोबारा बिखरे और फिर वो दोबारा समेटे। क्या हुआ? ट्राई तो करो। उसे इस तरह बुत बना देखकर उसने चुटकी बजाकर उसे चौंकाया। उसकी तनकीद में गरम गरम भुट्टे पर उसने अपने दांत गाड़ दिए। ये मेरा, नानू का और यशार का फेवरेट पार्क है। वो दाने एक एक करके मुंह में डालता हुआ उसे बताने लगा था। यहाँ कुछ दरख्त सदियों पुराने भी हैं। हाँ, मुझे यहाँ से कदामत की बू आ रही है। हम अक्सर औकात यहाँ आते रहते हैं। नानू सुबह की वॉक यही क्या करती है मेरे साथ। लेकिन जब से नानू ने अपनी शॉप खोली है तब से तो वॉक वाली रूटीन तो ख़त्म होकर ही रह गई है। नानू बहुत मेहनती हैं। मैंने उनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है और वो बहुत अच्छी भी हैं। फिर तुमने उनसे परसों झूठ क्यों बोला कि तुम सेमिनार में गई थी? वो शौकी से पूछने लगा। पता नहीं, मैं तुम्हें इनकार भी नहीं करना चाहती थी और उन्हें सच भी नहीं बताना चाहती थी। मुझे डर था कि कहीं मेरी किसी हरकत से वो नाराज़ ही ना हो जाए। उनकी तरफ से मुझे हमेशा एक डर लाग रहता है। नानू कभी किसी से नाराज़ नहीं होती, उसने उसे बताया, और मुझ पर हर वक्त एहतियात का खब्त सवार रहता है। इतनी सारी खूबियाँ और किसी शख्स में नहीं मिलेंगी मुझे। तुम्हें उनकी जैसी मोहब्बत भी नहीं मिलेगी। वो कहकर खामोश हुआ और कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, सिवाय एक के। और मुस्कुराते हुए उसने कुन आँखों से जिमल की तरफ देखा था। जिमल दाएं बाएं देखने लगी थी। वो उसका इशारा खूब समझ रही थी। बारिश तेज हो रही है। बारिश तेज नहीं हो रही थी, वो वैसे ही कतरा कतरा बरस रही थी। उसने बस बात बदलने की गर्ज से कहा था, घबराओ नहीं, तुम्हें भीगने नहीं दूंगा। उसने अपनी जैकेट उतारकर जिमल को थमा दी। कभी भी, उसने आहिस्तेगी से कहा। बताया गया, जैसे वादा किया गया, कोई अहद ही दिया गया। यानी उसका बात बदलने का कोई इरादा नहीं था। जिमल हैरत से उसकी शक्ल देखने लगी थी। आसमान पर सतरंगी कोसे कज़ा निकल आई। हमारी मेज़बानी ऐसी ही होती है, उसने जताने वाले अंदाज से कहा था। तो जिमल उदास हो गई। यानी तुम शिकवा कर रहे हो कि जब तुम फ्रांस आए थे तो? उसने कहा, और सिर्फ बासिल से कहा ही नहीं था, वो खुद भी ऐसी ही सोच रही थी। जब से वो हबीबुल्ला रोड शिफ्ट हुई थी उसे यही बात सता रही थी। नानू किस कदर आला मेज़बान थी। बासिल और यशार भी उन्होंने किस तरह से एक अजनबी को अपने घर में जगह दी थी, और घर से भी ज़्यादा शायद दिल में।
अपनों से भी बढ़कर वो उसका ख्याल रख रहे थे, जैसे वो उनकी ही कोई गुमशुदा रिश्तेदार हो, उससे कोई पुराना ताल्लुक हो, लेकिन उस ताल्लुक का नाम याद ना हो। याद करने की जरूरत भी न थी। क्या ऐसे लोग दुनिया में और भी हैं? अरे नहीं भाई, मैंने तो वैसे ही कह दिया था, तुम्हें टोंट नहीं किया। मुझे अंदाजा है कि तब तुम अपने डेट की वजह से किस कदर परेशान थी। डेट का जिक्र छिड़ते ही बासिल ने उसे फिर से डेट की याद दिला दी थी। वाकई तौर पर वो भूल जाती थी कि वो कहाँ से आई है, उसे कहाँ जाना है। उसे तो बाज़ औक़ात लगता था कि वो सदियों से यहीं रहती चली आ रही थी। उस पुराने पार्क में भी वो काफ़ी दफ़ा आ चुकी थी और उसका जन्म हबीबुल्ला रोड पर ही हुआ था। पहले जन्म के होने पर उसे का ईमान नहीं था, लेकिन अगर ऐसा होता तो उसे 100% यकीन होता कि वो अपनी पहली ज़िंदगी यहीं कहीं गुजार चुकी है। यहाँ का सब कुछ किसी ख्वाब की तरह था, बचपन के उन ख्वाबों की तरह का नहीं जिन्हें देखकर वो डर जाया करती थी और खौफ के मारे सदीम अंकल के पास भागा करती थी। यहाँ के ख्वाबों की नोयत कुछ और थी। उसे पता होता था कि बुरे ख्वाबों की जगहों से निस्बत होती है, तो वो बहुत पहले ही अपने घर से कहीं दूर जाने का प्रोग्राम बना लेती। वो यहाँ की एक एक चीज़ से बहुत खुश थी। कहीं ख्वाब टूट ना जाए, कहीं वो नींद से जाग ना जाए। वो फूल जिसकी नाजुक पंखड़ियाँ हाथ लगाने से टूट जाती हैं, उसे उस फूल को बहुत एहतियात से थाम कर रखना था। इसलिए वो बासिल को डेट का फैसला ना बता सकी थी कि वो जिमल और बासिल की शादी पर सिर्फ इसी सूरत राजी होंगे अगर बासिल फ्रांस शिफ्ट हो जाए। उसे खुद अंदाज़ा था कि बासिल नानू और यशार को छोड़कर कभी भी फ्रांस शिफ्ट नहीं होगा। फिर वो बासिल से ऐसी बात क्यों कर सकती थी जिसका इल्म उसे पहले से ही है और जिसे मानना बासिल के लिए नामुमकिन है। वो उससे मोहब्बत करता था और ये बात उसका इम्तिहान लेने के मुतरादिफ थी। अभी जिमल अपनी ज़ात में ही इतनी मजबूत नहीं हुई थी कि वो किसी का इम्तिहान ले सके। वो खुद इम्तिहानों के मरहलों से गुजर रही थी। उसे खुद अभी सहारों की तलाश थी और न जाने वो कौन सा लम्हा था, किस चीज़ की खोज लगाते लगाते वो यहाँ पाकिस्तान आ गई थी। उसे अंदाज़ा होता कि उस मुल्क की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि हर आने वाले को जकड़ लेती हैं, तो वो पाकिस्तान कभी नहीं आती। बासिल ने डेट का फैसला सुनकर उसे अपना फैसला सुना दिया तो बिना जिमल के जज्बात का ख्याल रखे उसने साफ साफ इनकार कर दिया, तो फिर उस घर में रहने का भी भला उसके पास क्या जवाब बाकी रह जाता। वो दिल से तो जाएगी ही, नानू, यशार और उसके घर की अपनाइयत से भी दूर हो जाएगी। अगर तुम कभी यहाँ से इस तरह जाओ कि कभी वापस ना आ सको तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को मिस करोगी? बासिल ने उसे मुखातिब किया। बारिश मुतवातर बरस रही थी। दोनों के पास दरख्त के नीचे खड़े रहकर बारिश के थमने का इंतज़ार करते रहने के अलावा कोई और चारा नहीं था। ये घने पुराने दरख्त की करम नवाजी थी कि वो सर्दी की बारिश से महफूज खड़े थे। कुदरत भी बाज़ औक़ात अजीब तरीक़ों से मेहरबानी होती है। वो खुले बाग में थे, फिर भी दरख्त के नीचे ऐसे खड़े थे जैसे किसी हिसार में कैद हो। जिमल ने दिल ही दिल में दुआ की थी कि यह हिसार ता क़यामत कायम रहे। वो उस हिसार में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकती थी। बारिश ओस की मानिंद उसे छू रही थी, मुअत्तर कर रही थी। ऐसे में बासिल की बात ने उसे एकदम ही जामिद कर दिया। मुझे इस जगह से इस तरह दूर जाना ही क्यों पड़ेगा? मुझे यहाँ की चीज़ों को याद करना पड़े, वो सोच कर रह गई। क्या सोच रही हो? क्या किसी भी चीज़ को मिस नहीं करोगी? करूँगी, बहुत सारी चीज़ों को मिस करूँगी। मसलन नानू, उनकी शॉप, वो पुराना बाज़ार, बस इतना ही। यशार भाई, तुम्हारा घर, सुर्ख ईंटों की वो दीवारें, रंगीन शीशों वाली खिड़कियाँ, लकड़ी के पुराने दरवाजे, बहुत कुछ इसके अलावा भी है। जिमल ने कहा तो वो अपना सर खुजाने लगा। तो फिर सब बता दो। फ्री ही तो हैं हम। ये बाग, बारिश, दरख्त और ये वक्त। वो समझ रही थी कि उसके मुंह से अपना नाम सुनना चाह रहा था। हाँ, ये वक्त भी कुछ रह तो नहीं गया? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगा। नहीं, मेरा ख्याल है मैंने सब गिनवा दिया है। वो दिल ही दिल में हंसी। यानी मैं किसी गिनती में नहीं हूँ? वो फिर बराह रास्त पूछने पर उतर आया। तुम सांसों में हो और सांसों को कौन गिनता है? वो तो बस ज़रूरी होती हैं जीने के लिए, उनकी अहमियत के लिए यही काफ़ी है, और तुम्हारी अहमियत के लिए भी। वो सोचने लगी थी लेकिन कह ना सकी। हाँ हाँ, तुम भी, तुम्हें कैसे भूल गई? अच्छे हो यार तुम भी। ऐसे कहा गया जैसे वो भी कोई चीज़ तो ज़रूर है, जैसे याद कर लिया जाए। बासिल ने मज़नीन गुस्से से उसकी तरफ देखा। जिमल कहका लगाकर हंसी। तुम अपना नाम सुनना चाहते थे तो बता देते, मैं तुम्हारा नाम ले लेती। सुनना तो मैं अपना ही नाम चाहता था, लेकिन जिस तरीके से मुझे बताया गया है, सोचता हूँ ये जिक्र
ना ही छेड़ता तो अच्छा था। जिमल और जोर जोर से हंसने लगी। बासिल भी मुस्कुराने लगा। तुमने अपने रेड से बात की थी जिमल? उसने पूछा। जिमल की हंसी थम गई। क्या हुआ? उसने पूछा। जिमल ने थूक निकला। वो बासिल से झूठ नहीं बोलना चाहती थी। नहीं, अभी नहीं। ना चाहते हुए भी उसने गलत बयानी की। क्यों? हैरत से उसकी भावें मिली। क्या उसके लिए ये सब इतना ही गैर संजीदा था? क्या ये जज्बे वाकई कोई हकीकत नहीं रखते थे उसके लिए? मैं फ्रांस जाकर बात करूंगी बासिल। ये क्या बात हुई? मैं फेस टू फेस बात करना चाहती हूँ। और अगर वो न माने तो? उन्हें कोई एतराज़ हुआ? नहीं, उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। इतने वसूख से कैसे कह सकती हो? वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। शायद वो सिर्फ ये कहे कि वो रुक गई। नहीं, अभी नहीं। उसने सोचा और वक्त की मेहरबानी का इंतज़ार करने लगी। क्या जिमल? कुछ नहीं बासिल, छोड़ो उन बातों को। मुस्तकबिल के अंदेशे हमारे हाल को भी तबाह कर देते हैं। अंदेशे? उसने अजनबी नज़रों से उसकी तरफ देखा। ये अंदेशा क्या कम है कि मैं तुम्हारा ज़ाती जवाब तक नहीं जानता? उसने चोट की। बारिश थम गई थी। रात में ढलता आसमान निखर कर चश्मे के पानी की तरह साफ शफाफ था। जिमल सोचने लगी, वाकई बासिल अपने शिकवे में दुरुस्त है। हर चीज़ से कता नज़र वो खुद क्या सोचती थी वो तो ये भी नहीं जानता था। ये तो सरासर ज़्यादती थी। नानू के नवासे के साथ ऐसी ज़्यादती नानू कहीं उसे ही ना तराश कर रख दें। वो हंसी। ठीक है मिस्टर बासिल, आपकी बेचैनी जल्द ही दूर कर दूंगी। खड़े खड़े ही जैसे उसने फैसला कर लिया। और जवाब सवाल करने के अंदाज से भी बढ़कर अंदाज में दिया जाएगा। उसने मजीद सोचा, नानू इस हवाले से मदद मिल सकती थी। उसके जहन में ख्याल आया और फिर उसने खुद ही उस ख्याल को झटक दिया। नहीं नानू नहीं, कोई भी नहीं। किसी को उस बात का राज़दार नहीं बनाना मुझे, अपने आप को भी नहीं। दूर अपनी आंखों की तरह की जगमगाते जुगनू को देखकर वो मुस्कुराने लगी। लाए नानू, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। उसने आगे बढ़कर रॉक सोल्ट का वजनी पीस नानू के हाथों से ले लिया था, जो नानू एक एक कर कार्टन में बड़ी एहतियात से रख रही थी। कोई बात नहीं जिमल, मैं कर लूँगी। आप काफ़ी कर चुकी हैं और काफ़ी थक भी चुकी हैं। ये थकन भी मुझे अपने काम की तरह ही अजीज़ है। उन्होंने गहरा सांस लिया। वो थक गई थी लेकिन हमेशा की तरह जाहिर नहीं कर रही थी। फिर थोड़ा मुझे भी थक जाने दीजिए। जिमल के मना करने के बावजूद भी उनकी मदद करने लगी थी। तुम मेरी आदतें ख़राब कर रही हो जिमल। वो कैसे नानू? यूँ कहना चाहिए कि तुम मुझे अपनी आदत डाल रही हो। तुम फ्रांस चली जाओगी तो मुझे मुश्किल होगी, नानू ने कहा और जिमल उदास हो गई। दरियाई सीन को देखना उसके लिए इतना भी ज़रूरी नहीं था। नानू, दूसरा आराइशी पीस कार्टन में रखते हुए वो बोली। हाँ बोलो जिमल, नानू ने कहा तो जिमल झिझक कर खामोश रही। तुम कुछ कहना चाहती हो क्या? जी नानू, वो दरअसल मेरा पाकिस्तान में क़याम तवील हो गया है और इसी बात इस घर में भी। तो फिर क्या हुआ मेरी जान? नहीं, मुझे लगा कि दोबारा ऐसी बात मत करना, नानू ने उसे डांटा। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। और जिमल ने एक गहरा और ठंडा सांस लिया। वैसे तुम्हारी एनजीओ क्या काम करती है? क्या वर्क है उनका और तुम्हारा? नानू ने पूछा और कार्टन को बंद करते उसके हाथ रुक गए। कुछ खास नहीं नानू, चंद एक सर्वे है जो मुख्तलिफ शहरों में जाकर किए जाते हैं। मुझे भी यही काम करना होता है। उसने नानू जैसी हस्ती से झूठ बोलना अच्छा न लगा। इसी सर्वे के लिए तुम अक्सर घर से बाहर जाती हो? जी नानू, वो हकीकत नहीं बता सकती थी कि वो किन पुरानी डायरियों की गुमशुदा सफ़े तलाश करने बाहर जाती थी। नानू सर हिलाकर खामोश हो गई। वैसे भी ये बात उनकी तबीयत में शामिल नहीं थी कि वो ज़्यादा पूछ-गछ करती। जो था जैसा था, उन्हें उससे कोई वास्ता नहीं था। आपने आज शॉप पर जाना है नानू? वो पिछले काफ़ी दिनों से मुख्तलिफ बहानों से हर रोज़ नानू से पूछा करती थी कि उन्होंने आज शॉप पर जाना है कि नहीं। और आज सुबह नाश्ते के टेबल पर नानू खुद बता चुकी थी कि उन्होंने आज शॉप पर नहीं जाना था। उसके बावजूद भी जिमल दोबारा पूछ रही थी। पक्की तसल्ली कर लेना चाहती थी। नहीं, आज नहीं जाना है। आज मेरी तबीयत इजाज़त नहीं दे रही मुझे, नानू ने फिर से उसे आगाह किया। कार्टन पर टेप लगाती जिमल नानू की बात पर मुस्कुराने लगी। बासिल ही इस कार्टन को दुकान पर छोड़ आएगा, नानू उसे बता रही थी और वो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। यानी आज का दिन बेहतरीन रहेगा निगार खाना जाने के लिए, उसने खुद से कहा। कहाँ खो गई हो जिमल? नहीं, कहीं नहीं नानू। वो चौकी और कार्टन को टेप से कवर करके अपने कमरे में चली गई। अलमारी खोलकर उसमें से उसने एक डब्बा निकाला और उसके अंदर से एक आराइशी बोतल जो बासिल ने उसे दी थी। पारे से चमकते पानी में कश्ती तैर रही थी, नन्ही सी कश्ती, और यूं तैर रही थी जैसे
बहरा काहिल में तैर रही हो? जिमल ने उसके बादबान पर अपनी नजरें मुर्तसिम कर दी। तुम्हें इसका जवाब इससे भी बढ़कर मिलेगा मिस्टर बासिल, मुस्कुराते हुए वो खुद से बोली। उसका इरादा पहले यशार के क्लिनिक जाने का था, फिर निगार खाने जाने का। आपने कहा था कि तुम्हारा राह हदफ है जिमल, और अब मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने जो हदफ मुझे दिया था मैं उसमें नाकाम रही हूँ। जिमल ने दुख से एतराफ़ किया। मैं अपने दादा दादी की कब्रों को नहीं ढूंढ सकी। वो मज़ीद दुखी हुई। डेथ से मुतालिक कोई भी गुफ्तगू वो यशार के क्लिनिक ही आकर क्या करती थी। घर में नानू की मौजूदगी और क्लिनिक में बासिल की मौजूदगी में वो या यशार खुद भी इस मौजू पर कोई बातचीत नहीं किया करते थे। इसे पाकिस्तान आए काफ़ी हफ्ते गुजर चुके थे। वो जहाँ जा सकती थी जा चुकी थी। डेट के जिस भी जानने वाले का उसे पता चला था वो उससे मिल चुकी थी। उन दिनों वो इम्तिहानात की तैयारियों के इस अरसे से गुजर रही थी जिसमें तालिबे इल्म बड़े जी जान से नोट्स बनाते हैं, लेकिन उसके नोट्स जैसे रहेगा गए थे। इम्तिहानात दिए बिना ही वो फेल हो गई थी। यशार के बताए हाल तक उसकी रसाई जैसे नामुमकिन कर दी गई थी। कोई दरवाज़ा था जो उस पर बंद कर दिया गया था, या कोई दीवार जिसे वो तोड़ नहीं सकती थी। हर रास्ते पर एक आईना नस्ब था जहाँ उसे अपनी ही सूरत नज़र आ रही थी, और वो अपनी सूरत देखकर नानू के घर वापस चली आती। न जाने उसमें कुदरत की कोई मसलहत थी या कुछ और। जिमल बहुत दिल शिकस्ता थी। यशार को अपनी नाकामी के बारे में बताना इतना आसान नहीं था। वो जिस मकसद के लिए पाकिस्तान आई थी वो मकसद अधूरा रह गया था। बुनियादी हदफ ही ख़त्म हो गया था, तो अब उसके पास पाकिस्तान में रहने का क्या जवाब बाकी रह जाता। इसलिए ये सोचकर उसने यशार को सारी बात बता दी थी कि शायद यशार पहले ही उस तरह इस बारे भी मज़ीद कोई बेहतर फैसला कर सके। वो डेढ़ समेत जिमल की भी ज़हनी कैफियत से आगा था और यकीनन कोई बेहतर राह निकाल सकता था। तुम्हारी कोशिश काबिल सताइश है जिमल, ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल था। पूरी बात सुनने के बाद यशार ने उसे सराहा। शायद ये भी उसका कोई तरीका इलाज था। वो इंसानी नफ्सियात को अच्छी तरह जानता था। जिमल मायूस हो चुकी थी। ऐसे में यशार की भी मायूस कुन गुफ्तगू जिमल के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। तुमने सारी ज़िंदगी फ्रांस में गुजारी है। एक नई जगह पर आकर गुमशुदा चीज़ों को तलाश करना वाकई मुश्किल है। ये सब मैंने अपने डेट के लिए किया है यशार भाई, उनकी सेहत की बेहतरी के लिए, जिमल ने बताया। यशार पेपर वेट को उलट पुलट करने लगा। तो फिर तुम एक काम और कर देखो। अब क्या यशार भाई, उन्हें पाकिस्तान बुला लो, यशार ने कहा, और जिमल की सांसों की आमदोद रफ्त तेज़ हो गई। लेकिन किस लिए? डेड पाकिस्तान आकर क्या करेंगे? उन्हें उनके पुराने घर लेकर जाओ, उनके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उनकी कंपनी, उन्हें उनके पुराने दोस्तों से मिलवाओ, माजी से जुड़े हर चीज़ से उनका दोबारा रब्ता करवाओ। आप इन चीज़ों को कब्रों का नेवल बदल समझ रहे हैं। बेशक माजी भी तो एक कब्र ही है। डेड ने कभी पाकिस्तान को याद नहीं किया, न अपने पुराने घर को। उन्होंने कभी अपनी यूनिवर्सिटी का जिक्र तक नहीं किया। यानी अगर वो जिक्र करते तब तुम्हारे लिए मेरी बात कोई मायने रखती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मायने अब भी रखती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि डेड पाकिस्तान आने की ख्वाहिशमंद होंगे। ये ख्वाहिश भी तुम्हें ही उनके अंदर जगानी है, और अगर वो तब भी न माने तो फर्ज करो तुम अपने दादा दादी के कब्रों को तलाश कर चुकी हो। उस सूरत में तुमने उन्हें पाकिस्तान क्या कहकर बुलाना है? यशार ने पूछा। जिमल मुंजमद हो गई। हकीकतन अगर वो ऐसा कर लेती या ऐसा हो जाता तो वो डेड को पाकिस्तान क्या कहकर बुलाती? उन्हें यहाँ बुलाने के लिए उसने क्या जवाब सोच रखा था? क्या वो हर तीर हवा में चलाने वाली थी? उसे आखिर को इस रुख पर सोचना ही था ना, तो क्यों ना फिर इस बार अभी सोच लिया जाए। ठीक है, मैं घर जाकर उनसे बात करती हूँ। एक अज़्म से वो वहाँ से उठी। यशार मुस्कुराने लगा। ज़ियान आलम के दिमाग तक जाने वाला वाहिद रास्ता जिमल ही थी, और अगर वो ही नाम उम्मीद हो जाती तो ज़ियान आलम की बेहतरी की ज़्यादा चांसेस नहीं थे। यश खुश था। उसने जिमल को बहुत आसानी से अपनी बात में आमदा कर लिया था, खुद एतमाद के साथ। वो अभी ऑफिस से बाहर निकली ही थी जब सामने से कुछ फाइलों को उलट पुलट करता हुआ तेजी से आता बासिल उससे टकरा गया। ओह सॉरी, वो बोला, फिर चौंका। जिमल, तुम यहाँ? मैं यशार भाई से मिलने आई थी। खैरियत? हाँ, कुछ बातचीत करनी थी। अब कहाँ जा रही हो? अब मैं घर जा रही हूँ। चलो फिर इकट्ठे चलते हैं। मैं भी बस थोड़ी ही देर में घर ही जाने वाला हूँ। नहीं, वो दरअसल वो बौखलाई। उसे निगार खाना जाना था नानू और बासिल की अदम मौजूदगी में। वहाँ के मुलाजिम कारीगर से उसे कोई खास चीज़ तैयार करवानी थी
और वो अपने सरप्राइज को किसी कीमत पर आश्कार नहीं करना चाहती थी। दरअसल मुझे कहीं और जाना है, तो आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ वहाँ। नहीं, मैं चली जाऊँगी, तुम घर जाओ। ये तुम कब से इतना तकल्लुफ़ करने लगी? वो हंसा। मैंने कहा ना बासिल, तुम जाओ, मुझे जहाँ जाना होगा मैं चली जाऊँगी। उसने तेज आवाज़ से कहा तो बासिल खामोश हो गया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, उसने हल्की सी खफगी से कहा। जिमल ने कोई असर नहीं लिया। जिस काम के लिए वो बड़ी राजदारी से वहाँ जा रही थी, उसकी खबर जब बासिल को होगी तो उसकी सारी वक्ती नाराज़गी खत्म हो जाएगी। खुद से कहती वो बिल्डिंग की लिफ्ट से बाहर निकल गई। अनारकली आते आते उसे रात हो गई थी। निगार खाना के अंदर दाखिल होते हुए उसे डर लगने लगा था कि कहीं नानू अंदर ही मौजूद ना हो। हालांकि सुबह दूसरी मर्तबा भी पूछने पर बात वाज़ेह हो गई थी कि वो आज शॉप पर नहीं जाएंगी, लेकिन जिमल सारा दिन घर से बाहर रही थी और नानू से कुछ भी बाइद नहीं था कि उनकी तबीयत शाम के वक्त बेहतर हो जाती तो वो शाम के वक्त ही दुकान पर आ जाती। लेकिन खुशकिस्मती से आज ऐसा नहीं हुआ था। नानू अंदर नहीं थी। उसने इत्मीनान का एक गहरा सांस लिया। कैसी हैं आप? कारीगर मुलाजिम ने उससे पूछा। वो अब उनके लिए अजनबी नहीं रही थी। बेगम साहिबा नहीं आई आज? खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नानू की थोड़ी तबीयत खराबी की वजह से नहीं आ सकी हैं, लेकिन कल ज़रूर आएंगी इंशाल्लाह, उसने कारीगर मुलाजिम को बताया। नानू की तरह अब उसने भी बात बात पर इंशाल्लाह कहना सीख लिया था। कारीगर मुलाजिम खामोश हो गया और सिमल चारों तरफ सजी चीज़ों को अपनी नज़र दौड़ाने लगी। कुछ चाहिए आपको? उसने उसे टटोलती नज़रों से दाएं बाएं देखते हुए पूछा। हाँ चाहिए तो सही, क्या चाहिए आपको, मुझे बताएं। कुछ बहुत खास, यहाँ की हर चीज़ खास है, वो फ़ख्र से बोला। किसी खास के लिए, उसने खुद से कहा और मुस्कुराने लगी। मुलाजिम ने उसे इस तरह बिला वजह ही मुस्कुराते हुए देखकर अजीब सी नज़रों से देखा। जिमल झेप कर संजीदा हो गई। मुझे किसी चीज़ पर इंग्लिश के 3 हर्फ लिखवाने हैं। कौन से हर्फ? YIS। वो फिर से मुस्कुराई। हवा के किसी झोंके ने उसकी नज़रों के सामने बादबान को लहराया। वो उस बादबान के संग पूरी दुनिया जीत सकती थी। विल यू मैरी मी? सुनहरी धागे से लिखी गई तहरीर उसके जहन के पर्दे पर छा गई थी। उसने अपने दोस्त सीन से पूछा था कि वो उसका क्या जवाब दे, और सीन ने उसे बता दिया था। इस सवाल का जवाब सिर्फ यस के सूरत ही दिया जा सकता था। कौन बदकिस्मत लड़की होगी जो बासिल जैसे लड़के को नो कहेगी? उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी बदनसीबियाँ इकट्ठी कर ली थी, या वो खुद ब खुद उसकी ज़िंदगी में आ गई थी। अब वो खुशकिस्मती के इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। वो डेट को मना लेगी, बासिल को राज़ी कर लेगी, वो कुछ भी करेगी, लेकिन किस चीज़ पर लिखवाना है आपको? कारीगर दूसरी बार पूछ रहा था। किसी खूबसूरत और नायाब सी चीज़। ये तरकी तलवार कैसी रहेगी? कारीगर ने मशवरा दिया। ओह नो नो, उसने अपने कहके को बमुश्किल दबाया था। तलवार में रोमानियत का अंसर भला क्योंकि पैदा किया जा सकता था। तो फिर ये, अब की बार उसने शीशम के सुराही की तरफ इशारा किया था जिसके गोल मटके पर नफीस नक्शो निगारी की गई थी। नहीं, ये भी नहीं। रॉक सॉल्ट, शीशे जुड़े गुलदान, मोर पंख के आराइशी पीस, एक एक करके वो हर चीज़ गिरवाता रहा था। क्या बासिल ने भी कश्ती और बोतल का इंतखाब इतनी ही देर लगा कर किया होगा? उसने सोचा। वो मायूस होने लगी थी। उसे तो कोई चीज़ पसंद ही नहीं आ रही थी। कारीगर भी दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गया। अपनी जहनी उलझन को लिए वो वहाँ अकेली ही खड़ी थी। दुकान के बंद होने का वक्त भी करीब आ रहा था। अचानक उसकी नज़र एक चीज़ पर पड़ी और उसका चेहरा दमक उठा। ये, हाँ, बस यही चीज़ चाहिए थी मुझे। उसने कारीगर को बुलाया और मरमर की शतरंज की तरफ इशारा किया। बिलाखिर फैसला हो गया। वो भी हंसने लगा। कुछ खास जो लेना था मुझे। ये ठीक है, उसने तैयद की। पत्थर के टुकड़ों से इसके अंदर लिखवा सकते हैं आप? यस, आसानी से, आप बेफिक्र रहें, हो जाएगा। आप बेगम साहिबा की खास मेहमान जो हैं, वो इतनी आसानी से मामला हल हो जाने जिसे वो बहुत पेचीदा समझ रही थी और अपनी इतनी इज्जत अफजाई पर निहाल हो गई। किस पत्थर का इस्तेमाल करवाऊं? कारीगर पूछ रहा था। जिमल ने कंधे उचकाकर अपनी कम इल्मी का जाहिर किया था। सुलेमानी जर्द कैसा रहेगा? तकद्दुस की अलामत है और संग सुर्ख मोहब्बत की। मोहब्बत की, मोहब्बत की, मोहब्बत की। बाज गजिश्त होते होते दरियाई सीन तक जा पहुंची और उसकी लहरों को जिमल ने अपने दिल में उतारता हुआ महसूस किया था। सुलेमानी जर्द की बिस्त के अंदर आप संग सुर्ख से लिखवा दें, तकद्दुस और मोहब्बत। हाँ, ये कॉम्बिनेशन ठीक होगा, जैसे आप कहें। पर ऐसी शतरंज फिर कभी खेली नहीं जाएगी। उस पर कभी कोई बाजी नहीं लड़ी जा सकेगी।
ऐसी शतरंज सिर्फ मोहब्बत करने वालों के लिए होगी और इस पर कौन सी बाजी लड़ी जानी है वो बखूबी जानते होंगे। उसने मुस्कुराकर सोचा और दुकान से बाहर निकल आई। जिमल, अभी वो थोड़ी दूर ही चली होगी कि अपने पीछे से एक बेयकीन सी आवाज़ सुनाई दी थी। उसने पलट कर देखा, पीछे बासिल खड़ा था। जिमल के चेहरे का रंग फक हो गया था। बासिल भी उसे वहाँ देखकर हैरान था। तुम यहाँ क्या कर रही हो जिमल? तुम तो कह रही थी कि तुमने किसी ज़रूरी काम से जाना है, वो पूछ रहा था और शिकवा आमिज़ लहजे से पूछ रहा था। मुझे जहाँ जाना था मैं वहाँ से होकर आ गई हूँ। झूठ? फिर यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा नानू को भी साथ ले चलूँ। झूठ दर झूठ। नानू ने आज शॉप पर नहीं आना था, ये बात वो सुबह ही बता चुकी थी। हाँ पता नहीं, पर मैं कैसे भूल गई। तुम कुछ छुपा रही हो? वो भवें जोड़े आंखें नीचे किए शक की निगाहों से उसे देखने लगा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुमने ये बात क्यों सोची? वो ठोस लहजे में बोली। सुबह से ही अजीब लग रही हो। जिमल की आंखों में खफगी भर गई। क्या मतलब है तुम्हारा बासिल? खैर बताओ, अब कहाँ जा रही हो? रात काफ़ी हो चुकी है। अब मैं घर जा रही हूँ। दोबारा सोच लो, घर ही जा रही हो। कहना क्या चाहते हो तुम? वो किसी कदर गुस्से से बोली थी। मैं ये कर्टन अंदर रखवा दूँ, फिर इकट्ठे चलते हैं या नहीं? और अगर तुम अलग से टैक्सी जाना चाहो तो वो भी बता दो। तब मुझे वाकई कहीं और जाना था यार, छोड़ दो इस बात को अब, जिमल ने कहा तो वो हंसने लगा। कर्टन अंदर रखवा कर वो पार्किंग एरिया तक पैदल जाने लगे थे। बाजार बंद हो रहा था, रात छा रही थी और जाती सर्दियों की खनकी रात में बढ़ने लगी थी। जिमल ने अपने दोनों हाथ अपने वजूद के गिर्द लपेट लिए थे। आज के टास्क को तकमील तक पहुंचाने की खुशी उसके चेहरे से आया हो रही थी। वो अपनी ही तरंग में आगे बढ़ रही थी। बासिल खामोशी से वो करता हुआ उससे कदरे पीछे हुआ गया था। वो जिमल को उन नज़रों से देखने की कोशिश कर रहा था जिनसे ठीक 3 माह पहले नानू ने उसे देखा था। जिमल के छोड़े हुए जगह पर फूल उग रहे थे। नहीं, हवाओं के डोरे उसकी उंगलियों में पेवस्त थे। नहीं, क्या उस पर मोहब्बत का मौसम आ गया था? पता नहीं, या वो नानू जैसी बसारत ही नहीं रखता था? यकीनन हाँ। जियान आलम की ही बात कर रही हो ना तुम? बूढ़े प्रोफेसर ने उससे पूछा था। जी, जियान आलम की। ये तकरीबन 30 साल पहले की बात है, जिमल ने बताया। आज वो डेट की यूनिवर्सिटी आई थी। ये शायद ने अब उसे जिस राह की तरफ फिर से गामजन कर दिया था, वो उस राह गुजर पर चलने लगी थी। ये राह गुजर किस कदर खारदार थी, जिमल के सानों गुमान में भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसे डेट की यूनिवर्सिटी का पता चला था और उससे भी ज़्यादा मुश्किल से उसे कोई ऐसा शख्स मिला था जो न सिर्फ उसमें मौजूद था बल्कि वो डेट को याद भी रखे हुए था। ये शार से मुलाकात के बाद वैसे भी जिमल के हदफ में मज़ीद इजाफा हो चुका था। वो सिर्फ डेट को पाकिस्तान बुलाना ही नहीं चाहती थी बल्कि डेट के हर जानने वालों को उनके गिर्द उनके लिए इकट्ठा कर लेना चाहती थी। वो अपने डेट की ज़िंदगी में दुनिया की हर खुशी भर देना चाहती थी। जियान ने यूनियन इलेक्शन में हिस्सा लिया था। मुझे वो इलेक्शन आज भी याद है। क्या डेट कभी ज़िंदगी से इतने भरपूर भी रहे थे? प्रोफेसर की बात सुनकर जिमल हैरान रह गई थी। उसने किस कदर तासुब से पूछा था। उन इलेक्शन को कौन भूल सकता है? एक जवान जहान मर्द को निकल गया था वो इलेक्शन। प्रोफेसर ने खुद कलामी की। तो क्या डेट इलेक्शन जीत गए थे? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। डेट की ज़िंदगी के खूबसूरत मासाल को सुनना उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। नहीं, वो इलेक्शन जियान का मुखालिफ मिसबा नामी एक लड़के ने जीता था। और प्रोफेसर खामोश हो गया। जिमल मजीद सुनने की मुंतज़िर रही। और वो उसी रात कत्ल हो गया था, प्रोफेसर ने इंकशाफ किया था। क्या? संगी बेंच पर जिमल के वजूद के नीचे थरथराने लगा था। कत्ल? लेकिन क्यों? किसने किया उसका कत्ल? वो घबराई आवाज़ में पूछने लगी थी। न जाने क्यों उसे महसूस हुआ था कि वो उस कातिल को जानती है। उसका अंदेशा गलत नहीं था। प्रोफेसर ने चश्मे के पीछे से उसे देखा। प्लीज़ बताए ना। वो कत्ल जियान के दोस्त ने किया था। यशब नाम था उसका। प्रोफेसर ने उसके मासूम आंखों में आंखें डालकर कहा था। यशब? वो चीख मारते मारते रह गई, आंखें फटने को आ गई। हाँ, यशब, लेकिन उसे सज़ा नहीं मिल सकी थी। वो फ्रांस भाग गया था, प्रोफेसर ने अफसरदगी से कहा। और आसमान से शहाब साकिब टूट टूट कर उस पर गिरने लगे थे। यशब अंकल कातिल हैं, वो बड़बड़ाई। उस बात पर यकीन न करने की उसे कोई वजह नहीं मिल सकी थी। प्रोफेसर उसे और भी बहुत कुछ बता रहा था और वो जैसे कुछ भी नहीं सुन रही थी। मेरे डैड का दोस्त एक कातिल है। यशब अंकल कातिल हैं। मेरा सौतेला बाप कातिल है। यूनिवर्सिटी के सारे दरख्त उसकी नज़रों के सामने चकराने लगे थे। फिर उसके वजूद के गिर्द वो उनके दायरे में कैद हो गए।
और डैड, उन्हें अंदाज़ा तक नहीं होगा कि उन्होंने किस गुनहगार को अपने घर में जगह दे रखी थी। ऐसी भयानक लाइल्मी पर उसके आंसू निकल आए थे। जो शख्स किसी को कत्ल करने से दरेज नहीं करता, फिर डैड जैसे मुखलिस दोस्त को धोखा देना उसके लिए क्या मुश्किल रहा होगा। अफसरदगी के आलम में वो घर वापस आई थी। उसे दुख था, सबने मिलकर उसके डैड की ज़िंदगी में जहर घोला था, जो अब थोड़ा थोड़ा करके उसे भी पीना पड़ रहा था। कई दिन उसकी हालत अजीब सी रही थी। बासिल ने उससे वजह पूछी, लेकिन वो सर दर्द का बहाना करके टालती रही थी। वो उसके लिए फिक्रमंद था। जिमल जानती थी ऐसे दुश्वार गुजार रास्तों पर एक वो ही उसके लिए आबर रहमत था। नानू! उसने एक हल्की सी चीख मारकर नानू को पुकारा था। नानू ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया था। नानू! उसने दोबारा चिल्लाकर कहा था। नानू ने सुना नहीं था, या खुशी के मारे उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसकी आज के दिन की 1 घंटे की कोशिश रंग ले आई थी। रोटी कदरे गोल बन गई थी। तुमने मुझे किमची बनाई सिखाई थी, मैंने तुम्हें रोटी बनाना सिखा दिया। अपने डैड को बना कर देना, उन्हें बहुत पसंद आएगी। लेकिन हमारे घर में तो मेड बहुत अच्छी रोटी बना लेती है। तुम अपने हाथों से उन्हें बनाकर खिलाना, यह उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी। नानू ने मुस्कुराकर कहा। वो समझ गई। ठीक है नानू, उसने आमदगी जाहिर की थी। इब्तिदाई कोशिश तो नाकाम रही थी, मगर आज 5वें दिन उसे कहीं जाकर कामयाबी मिली थी। दोनों हाथ खुश्क आटे से लथड़े, चेहरे और बालों पर भी लगा खुश्क आटा, और उसकी हालत बुरी थी, लेकिन उसे उन सब की परवाह नहीं थी। रोटी मयार के करीब करीब पहुंच चुकी थी, इसलिए उसने चीख मारी थी। बर्तनों के खाने की मेज़े से खनकने की आवाज़ आई तो वो रोटी हाथ में ही पकड़े बाहर निकल आई। ये देखे नानू और शाबाश दे मुझे। उसने चेहरे के आगे से रोटी हटाई। नानू वहाँ मौजूद नहीं थी और कुर्सी पर बासिल बैठा हुआ था, जो पहले तो उसे देखता रहा, फिर हंसी का एक फव्वारा उसके लबों पर फूटा। जिमल शर्मिंदा सी हो गई। एक तो वो वहाँ बासिल के मौजूदगी होने की तवक्को नहीं कर रही थी, दूसरा बासिल का हंसना। तभी नानू भी बाहर निकली। क्या हुआ जिमल, तुम बुला रही थी मुझे? उन्होंने हैरानी से सारी सूरत हाल को देखा। जिमल खामोश थी और बासिल बुरी तरह हंस रहा था। वो रोटी गोल बन गई। चाहकर भी लहजे से पुरानी वाली खुशी न झलक सकी। वो नजरें नीचे किए नानू से बोली। नानू समझकर दबी दबी हंसने लगी थी। हाँ ठीक, शाबाश, बहुत खूब जिमल। उन्होंने उसकी तारीफ की। नानू बहुत ज़्यादा काम कर लिया है आज। इसने हाथ पांव दबाए, उसके कहीं ये बीमार न पड़ जाए। वो हंसते हुए बोला। चुप हो जाओ बासिल, जिमल को तंग मत करो। अगर ये नाराज़ हो गई तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। नानू ने बासिल को डांटा। तंग कब कर रहा हूँ, सही ही तो कह रहा हूँ। ठंडे पानी की पट्टियाँ रखें इसके माथे पर, किचन में जाकर कहीं इसे बुखार ना हो गया हो। इधर आओ, बैठो तुम इधर जिमल, बोलने दो इसे, मैं खाना लगाती हूँ। नानू किचन की तरफ जाने लगी। यह डब्बा कारीगर अंकल ने भेजा है तुम्हारे लिए जिमल। बासिल ने एक डब्बा जिमल की तरफ बढ़ाया था। नानू भी जाते जाते रुक गई थी। जिमल के छक्के छूट गए थे। वो इतनी फाश गलती कैसे कर सकती थी? वो आखिरकार कारीगर को ये कहना कैसे भूल गई कि उन्होंने उस शतरंज और उसकी इबारत को सगे राज में रखना है। तुमने उसे खोलकर तो नहीं देखा? उसने जैसे डरते डरते पूछा। नहीं, क्या है इसमें? कुछ भी नहीं, वो नजरें चुराने लगी। इसमें शतरंज है, नानू ने बताया। आपको कैसे पता नानू? तो क्या नानू वो देख चुकी थी? उसे हैरत का शदीद झटका लगा था। नानू मुस्कुराने लगी। मुझे 10 साल हो गए हैं जिमल अपनी दुकान चलाते, और 22 साल ये काम करते। मैं पैकिंग देखकर ही बता सकती हूँ कि इसके अंदर क्या है। जी नानू, इसके अंदर शतरंज ही है। उसे यह गुना इत्मीनान हुआ था। किसके लिए है ये? अपने डेट के लिए? बासिल ने पूछा। हाँ, उसने झूठ बोला। मुझसे कह देती मैं तुम्हें कोई खूबसूरत सी शतरंज बनवा देती, नीले जेड की या काही और जर्द की। नानू ने उसे मशवरा दिया। यह भी खूबसूरत ही है नानू, उसने हल्के से कहा। दिखाओ, कौन सी वाली पसंद की है तुमने? दुकान में तो बस 2 तरह की ही पड़ी हुई थी। नानू ने उसे शतरंज दिखाने को कहा। जिमल ने सहम कर डब्बा सीने से लगा लिया। दिखाओ जिमल, इस तरह छुपा क्यों रही हो? बासिल ने भी भवें जोड़ते हुए हैरान होते हुए उसे देखा। वो बारी बारी दोनों को देखने लगी। हाय अल्लाह, कहाँ छुप जाए वो, और कहाँ छुपाए इसे? जिमल, जब उसकी कुछ समझ में न आया तो वो अंदर अपने कमरे की तरफ भाग गई। इसे क्या हो गया? बासिल ने नानू से पूछा कि अगर वो कुछ समझ सक गई हो तो उसे भी बताएं। नानू हंसने लगी। अब आपको क्या हुआ? वो हैरत से अब नानू को देखने लगा। कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे।
हंसते हंसते उनकी आंखों में आंसू आ गए। वाकई मेरे समझ में कुछ नहीं आया, वो नादानी से बोला। मैं खाना लगाती हूँ। वो किचन में चली गई जहाँ जिमल ने हर चीज़ उलट पुलट की हुई थी। नादान लड़की मेरी ही दुकान के कारीगर से शतरंज बनवा रही है और समझ रही है कि मैं ही बेखबर रहूंगी। उनकी हंसी थमने में ही नहीं आ रही थी। कतरा कतरा बारिश का पानी तराशुदा हीरे की मानिंद तालाब में जमा हो रहा था। उमर रसीदा बरगद अपना पुराना रंग रूप बदल चुका था। गिरद आलूद पत्ते निखर चुके थे। बलजदा चट्टानें नम थी और पुरानी गोगेलें पक पकवर फट रही थीं, जिनके अंदर का मादा शंगरफी था। कोसी सलाहदार खिड़की के चौबी नक्श निगार पर हाथ फेरती बूढ़ी के हाथ कपकपा रहे थे। उसे शंगरफी रंग से नफरत थी। उसके चेहरे के खदोखाल बिगड़ने लगे थे। मजीद गोगेलें फटी और शंगरफी मादा चारों सू फैल गया। तालाब का गहरा सब्ज पानी लम्हा बलम्हा शंगरफी रंग में ढलने लगा था और देखते ही देखते सारा पानी शंगरफी हो गया। बरगद, जड़ें, चट्टानें, हर तरफ शंगरफ के फूल खिलने लगे थे। बूढ़े वजूद की आंखें फटने को आ गई। उसका मसाम मसाम खौफ ज़दा हो गया था। कपकपाती आवाज़ में वो बमुश्किल बोल सकी, ओ सन्यासी, मोहम्मद खुदायार से पूछो, पक्के रंगों की होली के दागों को किस जल से धोना है? ये क्यों ना बताया उसने? कच्चे शंगरफों की लहरें फलते फलते आसमान की पहली तह तक छूने लगी थी। हवा की तरह वो भी बेसिमत बेमंजिल चले जा रही थी। ढलवानी पगडंडी पर फिसलती, अपने मकाम से गिरती, एक गिरे हुए औरत की तरह उसका पूरा वजूद ताप की लिपटों की जद में था। उससे चला नहीं जा रहा था। वो चलना भी नहीं चाहती थी। वो गिरना चाहती थी ज़मीन के किसी गड्ढे में, जहाँ रोज़े क़यामत भी उसे न उठाया जाए, भुला दिया जाए। नफ्सा नफसी के उस आलम में भी वो लोगों का सामना करने की खुद में हिम्मत न रख सकती थी। अपने जिस्म के अंदर कैद रूह के घायल हो जाने का एहसास असीयतनाक था। उसके आंसू थमने में नहीं आ रहे थे। हथेलियों से उसने अपनी भीगी आंखें खुश्क की थी। होठ भींचकर अंदर के गम को सहा। ये कुछ ऐसा भी आसान नहीं था। मौत के वक्त कैसी तकलीफ होती है, वो अब उस दर्द से अनजान नहीं रही थी। इर्द गिर्द के दरख्तों, पत्तों, खुश्क टहनियों, मोटी शाखों ने भी उस लुटी हुई लड़की को देखा और खुद को उसका मुजरिम समझकर मुंह छुपा लिया। एक हफ्ता पहले, ठीक एक हफ्ता पहले वो यहाँ आई थी, खुशो खुर्रम, नई जिंदगी से भरपूर, एक जज्बे के इजहार की तमन्नाई और आने वाले अंदेशों से बेखबर। और अब वो यहाँ से जा रही थी, एक हफ्ते बाद, अपनी खुशियों, अपनी ज़रूरतमंदी को तार तार करवा कर, मकड़ी के जाले की तरह। आने वाली ज़िंदगी के लिए अब उसके पास कोई भी खुशकुन आशासा नहीं रहा था। उसका सब कुछ लूट लिया गया था। लाल का छुआ आसमान फटकर फिर से तारीख था। निज़ाम शमसी की ज़हूर से पहले जैसा तारीख। हफ्ते भर से होती बारिश बिलाखिर थम चुकी थी। बारिश ने अपने रुक जाने का ये वक्त कदरत से जैसे उसके सफ़र के लिए मुस्तार लिया था, और ये कर्ज उसे अब सूद समेत चुकाना था। हवाएं पुरशिद्दत ना रही थी। शायद ये मौसम भी उसके साथ साथ 7 दिन तक किसी बात का शौक मनाता रहा था। मौसम जैसे उसे देखता रहा, चोरी चोरी उसकी हालत पड़ता रहा। और अब जब वो उस रेस्ट हाउस से बहुत दूर निकल आई थी, तो ये थी मौसम भी उसके लिए बेगाना हो गया था कि कहीं वो अपनी बर्बादी का हिसाब उसी से ना मांग ले। वो तन्हा थी, शाम के रंगों में डूबते और लम्हा बलम्हा तारीख होते जंगल में, सहरा में भटकती किसी कूंज की तरह तन्हा। चेहरा ऊपर उठाकर उसने साकित आसमान को देखा और आसमान के पार वाले को देखने की कोशिश की और याद किया, उसने ज़िंदगी में कब किसी का बुरा चाहा था? क्या उसने कभी ज़िंदगी में किसी के साथ ऐसी ज़्यादती की थी कि जिसका इज़ाला नामुमकिन था? या उसे किसी फ़कीर दरवेश की बद्दुआ लग गई थी जिसे उसने कभी नादानी में तंग किया होगा? या उसका कोई गुनाह उसके सामने आ गया था? इस तरह के अब वो खुद पूरी की पूरी गुनाह आलूद हो चुकी थी। चलते चलते वो रुकी। दोनों पाँव फोड़ों के माने दुख रहे थे। वो न जाने कितना सफ़र कर चुकी थी और कितना अभी बाकी था। उसके सामने एक खस्ता हाल सी मस्जिद थी जिसने उसके कदमों को जकड़ लिया। मस्जिद जो कम से कम रकबे के पर तामीर की गई थी, सालों से नमाजियों से फरियाद करती महसूस होती थी। वो खुद भी तो फरियाद थी। 2 फरियादी एक दूसरे के आमने सामने थे। क्या वो मस्जिद के अंदर जाने के काबिल थी? उसने सोचा,
हाँ, वो उस मस्जिद के मालिक से मुखातिब होने के काबिल तो ज़रूर थी। साथ लगे नलके के रस रस कर आते पानी और अपने आंसुओं के साथ उसने वज़ू किया और जूते उतारकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो गई। इमाम की जगह के दाएं बाएं दोनों तरफ आयत मुबारक के पुराने कैलेंडर झूल रहे थे। उसने इर्द गिर्द कुछ तलाश किया और फिर वो उसे मिल गया। ताकची में रखे 2 कुरान मजीद। उसने एक को हाथ बढ़ाकर उठाना चाहा और जो ही उसकी उंगलियों ने सब गिलाफ को छुआ, उसे एक झुरझुरी सी आ गई थी। वो सारी की सारी कांपने लगी थी। पूरा वजूद टूटकर जैसे दोबारा जुड़ा। ये किताब आज उस कदर वजनी क्यों हो गई थी कि उससे उठाई ही नहीं जा रही थी। अंधेरे में गुम होते अर्ज़ो समात में वो कुरान सीने से लगाई मस्जिद से बाहर निकल आई। बिजली ने हल्की सी चिंगारी छोड़ी थी, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। रोशनी फैली और अंधी हो गई। फुहार मोटे मोटे कंकड़ों जैसे कतरों में ढलती गई। खुद पर उसकी गिरफ्त मजबूत न रह सकी और वो जमीन में ढह गई। कतरा कतरा बारिश का पानी तराशेदा हीरे की मानिंद उसके जिस्म से मिस होकर नीचे बहने लगा था और प्याल से अटी जमीन पर शंगरफी फूल उगने लगे। वो किस किस चीज का मातम करती। उसने कुरान को सीने में भींच लिया और दूर अफक पार देखते हुए हलक फाड़ कर चिल्लाई, या रहमान, या रहीम, या बारी, या हादी, अब आदिल भी तूने ही बनना है। आवाज़ बाज़ करती बहुत दूर निकल गई। उसके चारों तरफ बिजली कड़की। बारिश ने एक तूफानी झटका जमीन की तरफ उछाला। उसकी अर्जी सुन ली गई थी। कुरान उसी तरह सीने से लगाए वो फूट फूट कर रोने लगी और हर सू खामोशी छा गई। कायनात बनने से पहले की खामोशी। गुलाब आलम लाउंज में बैठी फैशन मैगजीन की वर्कगर्दानी कर रही थी जब खामोशी में उन्हें किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। नजरें हटाकर उन्होंने देखा, सामने जियान खड़ा था, अपनी जैकेट को अपने कंधे के पीछे लटकाए, थका हारा सा, जैसे बहुत दूर से पैदल चलकर आ रहा हो। आ गए जियान? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। सिगरेट को एशे में बुझाया। जियान ने कोई जवाब नहीं दिया। वह आहिस्तेगी से ऊपर अपने कमरे की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था। गुलाब आलम ने हैरत से उसे देखा। थोड़ी देर बाद चंगेजी वहाँ आया तो उन्होंने उससे पूछा, निगार अंदर नहीं आई अभी तक, कहाँ है? निगार साहिबा तो जियान साहब के साथ नहीं आई हैं, चंगेजी ने बताया। अच्छा, ना समझते हुए उन्होंने खुद से कहा और मैगजीन एक तरफ रखकर वो ऊपर जियान के कमरे में आई थी। मुकम्मल अंधेरा किया वो रॉकिंग चेयर पर झूल रहा था। जियान, उन्होंने पुकारा और लाइट ऑन कर दी। रॉकिंग चेयर झूलते झूलते रुकी। निगार अपनी वालिदा की तरफ ही उतर गई थी क्या? उन्होंने पूछा। जियान ने कोई जवाब नहीं दिया। जियान, निगार कहाँ है? वो करीब आई। निगार कहाँ है? वो आंखें पत्थर किए गोया हुई। ये तो मुझे भी नहीं पता, क्या मतलब है तुम्हारा? वो हैरान हुई। निगार कहाँ है ये तुम्हें क्यों नहीं पता? उन्होंने कदरे तेज आवाज से पूछा था। जियान खामोशी से सामने दीवार को तकता रहा। जियान मेरी जान, हुआ क्या है, कुछ तो बताओ सही। वो चली गई मुझे छोड़कर। वो चली गई? चली गई? कौन चली गई? उन्होंने हैरत से पूछा। निगार, निगार चली गई? निगार? निगार कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता, मैं सो रहा था, जब मैं सोकर उठा तो वो नहीं थी। क्या मतलब है तुम्हारा जियान, क्या कह रहे हो तुम? वो चिल्लाई। मैंने उसे बहुत तलाश किया, बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिली। लेकिन वो गई क्यों? क्या तुम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है? उसने कहा वो मुझसे नफरत करती है और मेरे साथ किसी सूरत नहीं रहना चाहती। जियान ने बताया। गुलाब आलम ने फक चेहरे से उसकी बात सुनी। अगर ऐसी बात थी तो उसने तुमसे शादी क्यों की? वो कहती है उसने अपने माँ बाप के दबाव में आकर मुझसे शादी की थी और अब वो मुझसे तलाक चाहती है। सुनकर गुलाब आलम सुन सी हो गई थी। क्या उसे तलाक चाहिए? वो बड़बड़ाई और एन उसी वक्त जियान उनके सीने से लगकर रोने लगा। गुलाब आलम के चेहरे का रंग बदलकर सफ़ेद हो गया। सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जियान, उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। जियान की हालत देखकर, तुम रिलैक्स हो जाओ जियान, थोड़ा तहम्मुल से बताओ, कब हुआ सब, कैसे हुआ? जियान को देखते देखते उनकी आवाज़ रूहान सी हो गई थी। वो मुझे पसंद नहीं करती। उसने शादी से पहले मेरे ऑफिस आकर बताया था और शादी के बाद भी। वो चाहती थी कि मैं उसे तलाक दे दूं। मैंने इनकार कर दिया और आज वो मुझे छोड़कर चली गई मम्मी। लेकिन तुम्हारे साथ सैर के लिए जाते वक्त तो वो बहुत खुश थी। फिर पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ मम्मी, क्यों खेला उसने ये खेल मेरे साथ? एक लड़की ऐसा कभी नहीं करेगी जियान, तलाक कोई आम चीज़ नहीं है। वो परेशान थी कि अचानक इतना सब कुछ कैसे हो गया था, क्यों हो गया था। वो जियान की बात पर यकीन करें तो करे कैसे, ना करें तो क्यों ना करें। क्या निगार बता कर गई थी कि वो कहाँ जा रही है?
कुछ अंदाज़ा है तुम्हें? उन्होंने पूछा। जियान ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। नहीं, मुझे कुछ बताकर नहीं गई मम्मी। कि वो कहाँ गई है? गुलाब आलम के चेहरे के तेवर बिगड़ने लगे थे। यानी उसे अब तलाक चाहिए? वो बड़बड़ाई। फिर जियान से कहने लगी, मैंने शादी पर बहुत सी बातों को सिर्फ तुम्हारे लिए बर्दाश्त किया था जियान। तुम्हारी खुशी की खातिर अपनी आधी नाक कटवाई है मैंने। अब मैं उस लड़की को अपनी पूरी नाक काटने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगी। वो उठ खड़ी हुई थी। चंगेजी, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले और तुम जियान का ख्याल रखो, उन्होंने गरज कर कहा और इशारतन भी चंगेजी को ताकीद की कि जियान का खास ख्याल रखें। कमरे से निकलते वक्त उन्होंने पीछे पलटकर जियान को देखा। वो अपना माथा थामे कुर्सी पर निढाल सा बैठा था। उनकी आंखों में बेइख्तियार ही आंसू भर आए थे और निगार को सोचते हुए माथे पर गुस्से की शिकने नमूदार हो गई थी। उस सब के बावजूद उन्हें बुरी तरह से महसूस हो रहा था कि वाकई में कोई एक आध जज ज़रूर ऐसा है जिससे वो बेखबर है। कमरे का दरवाज़ा बंद होता हुआ जियान खलाओं में देखकर मुस्कुराने लगा। मोटे और बरगजीदा दरख्त भी बारीक तनों की मानिंद नजर आते और फिर ओझल हो जाते हैं। ट्रेन तेज रफ्तार से चलती चलती पलक झपकने में रास्तों और संग मीलों की माजी का हिस्सा बना रही थी। धूल थी कि उठती जाती थी। कब्रिस्तान थे कि एक के बाद एक आते ही जा रहे थे। वो सब देख रही थी, सीट से पुश्त से सर टिकाए साकित खुली आंखों से, और जैसे कुछ भी नहीं देख रही थी। वो यूनानी तराशीदा उन आलम मस्जिदों की तरह हो चुकी थी जिनमें बस सांसों की कमी का गुमान होता था। उसमें एक इजाफी कमी धड़कनों की भी थी। इर्द गिर्द से बेनियाज, खुद से बेगाना, कांटों से अटा जंगल, और उस वहशत ज़दा जंगल से निकलना आसान नहीं था। रात के अंधेरे में सुबह का सूरज हमदो सना पढ़ने में मसरूफ़ था जब वो खस्ता हालत मस्जिद के करीब पड़े पत्थर के साथ पत्थर हुई जुदा हुई। अपने तितर बितर वजूद के साथ शंगरफी फूलों को रात की स्याही चाट करती सुनहरी प्याल नम होकर ज़मीन के आगोश में थी। उसे अपना आप भी इसी प्याल के मानिंद लगा था, बेज़र बेफ़ायदा भटकारा हुआ। चलते चलते अपने करीब से गुजरती गाड़ी को उसने रोका नहीं था, बल्कि वो खुद ही रुक गई थी। थोड़ी देर के सफ़र के बाद वो टैक्सी में बिठा दी गई थी। पिंडी स्टेशन वो यहाँ भी इतना ही कह सकी थी, और बाकी तमाम सफ़र में खामोश और मदहोश रही थी। खला का सारा हौलनाक सन्नाटा उसने महसूस किया था। ज़मीन की धड़कनों, लावे की बहरा कर देने वाली आवाज़ को उसने सुना था। अब उसके दिल से जहन्नुम का खौफ भी निकल गया था। पिंडी स्टेशन पर उतरकर उसने अपनी उंगली से एक अंगूठी खींचकर उतारी और टैक्सी ड्राइवर की तरफ बढ़ा दी। ड्राइवर उसे रोकता ही रह गया था और वो आगे बढ़ आई थी। अब ट्रेन में भी वो इसी गमोदगी के कैफियत में बैठी रही थी। बाहर की खामोशी, अंदर का शोर, छाव, बदलती धूप और उजड़े दरख्त, उन्हीं दरख्तों की तरह उजड़ी हुई वो खुद भी। कभी वो मुकम्मल थी, ये जाम फना हो गया था। उसके घाव आहिस्ता आहिस्ता भर जाएंगे, ऐसा कोई अस्म अजीम उसके हाथ आने वाला नहीं था। वो फिर से पाक दामन हो जाएगी, कर दी जाएगी। ऐसे तबीब तक उसकी रसाई रोज़े क़यामत तक नहीं होने वाली थी। सीट की पुश्त से टेक लगाए लगाए उसने अपनी आंखें मूंद ली। 2 आंसू जारी हुए और फिर न जाने कितने ही। उसने उन्हें साफ नहीं किया था, छुपाया भी नहीं था। वो अल्लाह के अलावा अब किसी के रूबरू नहीं थी। उसे किसी की परवाह नहीं थी। खामोशी से बेआवाज़ वो पूरे सफ़र में रोती रही थी, और सफ़र किस कदर लंबा था, दिनों सालों को अपने अंदर समेटे हुए, निगार की ज़िंदगी से भी ज़्यादा लंबा। वो पटरियाँ के कशा पर जाकर रुकी थी। उसे अंदाज़ा नहीं हुआ जिस वक्त वो अपने घर के करीब पहुंची, सूरज अरोज पर था। तंग गली उसे उस हालत में देखकर वसी हो गई थी। दरो दीवार परे परे हट गए। हाजरा खाला ने उसे दूर से आते हुए देखा और मुस्कुराकर उसे गले लगा लेना चाहा। अकेली आई हो निगार, जियान साथ नहीं आया? उन्होंने पूछा। वो कुछ नहीं बोली, ना ही उनके गले लग सकी। सीध में चलती हुई वो आगे बढ़ती गई। उसने इतना ही नहीं बढ़ती थी। उसने कुछ भी नहीं देखा था, ना ही सुना था। हाजरा खाला हैरान हैरान सी उसे देखने लगी। बाबा, अम्मा, हुमायूं, उन सब के बारे में सोचते सोचते घर की दहलीज पार करके वक्त उसने खुद पर बंद जब्त करते सारे बंद तोड़ डाले थे। मैं उनसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, मैं उन्हें सब बताऊंगी, सब कुछ बिना झिझके, चीख चीख कर आसमान सर पर उठाकर, और फिर उनके गिरेबान पकड़कर उनसे जवाब तलब करूंगी। उस सब की जिम्मेदारी ये भी है हुमायूं भैया। ओ लाला, मैंने कहा नहीं था कि इंतकाम का काला मोतिया आंखों में उतर आए तो बहुत ज़्यादा खून बहा अदा करना पड़ता है।
जुलेखा भी, आपकी दुआएं क्या हुई? किस बेहतर ज़िंदगी की तरफ धकेला है आपने मुझे? ये कैसी ज़िंदगी चुन कर दी है आपने, जिसने मेरी सांसें भी मुझसे तंग कर दी है? खुदा यार, देखें आपकी बेटी के साथ कैसे पक्के रंगों की होली खेली गई है, और अब उस होली के दागों को किस जल से धोऊं मैं? दरवाज़ा फलांग कर वो सहन में दाखिल हुई और उसकी खुद साख्ता पुकार उसके सीने में ही कहीं दम घोट कर रह गई थी। उसे किसी को पुकारने की जरूरत नहीं पड़ी थी। दरवाजे के आहट पर ही सबके सब बाहर आ गए थे। वो जैसे कब से उसके मुंतजिर थे, अपने अपने चेहरे बेगाने किए, जिनमें उसके लिए प्यार की कोई रमक बाकी नहीं बची थी। यकलख्त निगार को अंदाज़ा हो गया था कि उसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ना रोकर, ना चीख चीख कर, ना खामोशी से, ना आंसू बहाकर और ना गमज़दा सूरत दिखाकर। उसकी चीखों से कोई आसमान नहीं उठेगा, अलबत्ता ज़मीन ज़रूर फटकर उसके लिए एक कब्र बन जाएगी। वो सब कुछ जानते हैं और काफ़ी से भी ज़्यादा जानते हैं। उसे जैसे उन्हें देखते हुए अदराक हो गया था। वो तो तमाम सफ़र यही सोचती आई थी कि उसके साथ खेला जाने वाला खेल वो अब ख़त्म करके आई है, जिसमें उसे मात मिली है उम्र भर की। लेकिन घर के सहन में पहुंचकर उसने जाना कि ज़ियान की बिछाई बिसात में अभी तो सिर्फ मोहरे ही आगे को सरके हैं। बहुत लंबा खेल तो शायद अभी बाकी है। अबाबिल फड़फड़ाकर उसके सर पर सिर गुजर गई। वक्त ने भी एक बार थमकर सरगोशी सी की थी। क्या होने वाला है? सहन में साकित व जामिद खड़े वो अपने ही घर वालों को देखने लगी थी। उनकी अजनबी नज़रों को भी उसकी आमद की खबर होने पर या किसी और ने जैसे उसकी आमद से भी पहले उन तक पहुंचा दी थी। क्या उन तक बाकी की हालात व वाक़यात भी पहुंचा दिए गए थे? अगर ऐसा ही था तो उन्हें किस तरह बताया गया था कि अब वो उसे सीने से लगाने के बजाय उससे दूर दूर खड़े थे? थूक निकलकर वो खुद ही आगे बढ़ी। जुलेखा भी के पीछे हुमायूं भी उसके तरफ लपका और फिर एक जन्नतेदार थप्पड़ उसने उसके मुंह पर दे मारा था। वो लड़खड़ा कर पलटी। थप्पड़ से ज़्यादा तकलीफ किसी और चीज़ की थी। गाल पर हाथ रखे उसने हैरत से हुमायूं को देखा। हुमायूं भैया, वो इतना ही कह सकी थी। जुलेखा भी ने भी आगे बढ़कर उसके कंधों से बुरी तरह झंझोड़ा था। तू यहाँ क्या कर रही है बदजात? वो चिल्लाई और निगार हैरानी के आखिरी हद तक पहुंचकर उन्हें देखने लगी। ज़ियान को बताए बिना क्यों निकली वहाँ से? और तुझे तलाक चाहिए बेगैरत? जुलेखा भी ने भी उसे एक थप्पड़ मारा। अम्मा, वो जुलेखा भी के गले लगे रोना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उसे धुतकार दिया था। दूर हो जा मुझसे। बाबा, वो बाबा के करीब हुई, जो आज उसे ऐसे देख रहे थे जैसे पहली बार देख रहे हो। मुझे दुख है कि तुम मेरी बेटी हो। इससे बेहतर था कि तुम मर जाती या मुझे मौत आ जाती। बाबा ने दोनों तरफ से जैसे उसे ही मौत की बद्दुआएं दी थी। वो बेगानगी से सबको देखने लगी। हुमायूं ने उसे बालों से पकड़कर दरवाजे की तरफ धकेला था। चल निकल बेहया, वो दहाड़ा। तो असल तमाशा अब शुरू हुआ है। हाल के सानियों ने मुस्तकबिल के लम्हों से कहा। जिमल, उसे फिर से पुकारा गया। वो किसी गार के तहाने के करीब खड़ी थी और अंदर नहीं जाना चाहती थी। उसके मासूम आंखों में खौफ भरा हुआ था। जिमल, गार के अंदर से आवाज़ आई, भयानक आवाज़। वो डर कर परे हो गई थी और ऐन उसी वक्त किसी ने उसे धक्का देकर गार के अंदर धकेल दिया था। वो गिरते गिरते बची और डरते डरते आगे बढ़ने लगी। अंदर आ जाओ जिमल, उसे बुलाया गया। अंधेरे में वो अंधी हो गई थी। गार की तारीकी में उसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था और न ही उसके समझ में आ रहा था कि वो आवाज़ देने वाला कौन है। वो आवाज़ इंसानी तो हरगिज़ नहीं थी। जिमल ने जल्द ही उस आवाज़ के हलक को पा लिया था। वो एक बहुत बड़े साइज का दरख्त था। जिमल ने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना बड़ा दरख्त नहीं देखा था। उसका तना बेपनाह वसी था और उसकी शाखें आसमान को छूती थी। करीब आओ जिमल, उस दरख्त ने प्यार से उसे पुकारा। वो सहम सहम कर आगे बढ़ी, लेकिन उसका प्यार एक फरेब था। जो ही वो उस हदूद के अंदर दाखिल हुई, दरख्त की जटाओं ने उसे मजबूती से जकड़ लिया। वो अपने आप छुड़ाने लगी, लेकिन मजबूत चट्टानें उसके वजूद के गिर्द लपेटने लगी थी। फिर उसके गर्दन के गिर्द उसका दम घुटने लगा और आखिरी सांस लेने से पहले उसने मुकम्मल जान लगाकर एक चीख मार दी। क्या हुआ जिमल बेटी? नानू भागी भागी उसके कमरे में आई थी। वो लिहाफ में खुद को छिपाए थर थर काँप रही थी। नानू ने लाइट ऑन की, फिर तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। कोई बुरा ख्वाब देख लिया क्या? उन्होंने पूछा। जी, उसने बताया। माथे पर आया पसीना साफ किया और फिर आंखों में आए आंसू। वो नहीं जानती थी कि वो ख्वाब बहुत जल्द हकीकत का रूप धारने वाला था।
तुम मेरे कमरे में आ जाओ। नहीं, कोई बात नहीं नानू, मैं अक्सर रात में डर जाया करती हूँ, वो बमुश्किल बोली। जिद मत करो और जाओ, अब मुझे भी नींद नहीं आएगी, सारी रात तुम्हारे बारे में ही सोचती रहूँगी। नानू ने उसे उठाया। मैं डैड को फ़ोन कर लूँ? मेरा दिल कर रहा है उनसे बात करने को। वो एकदम से ही रोने लगी। जिमल मेरी जान, इस तरह रो तो मत। नानू उदास हो गई। ठीक है, तुम अपने डैड से बात कर लो, फिर मेरे कमरे में आ जाना, नानू ने कहकर चली गई थी। उसने सेल फोन उठाकर डैड को कॉल की। डैडी, उसे इतना ही कहा गया, फिर वो खामोश हो गई। उसके उस एक लफ्ज़ में बहुत कुछ था। डर गई हो ना? उन्होंने पूछा। जिमल फिर से बेइख्तियार रोने लगी। सदीम भी नहीं रहा अब तो, ना मैं हूँ वहाँ, फिर किसके पास जाओगी तुम? उन्होंने पूछा। वो ऊंची आवाज़ में रोने लगी थी। क्यों जिद कर रही हो? वापस आ जाओ, छोड़ दो एनजीओ के वर्क। मैं आपके पुराने घर गई थी, उसने इंकशाफ किया। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। मॉडल टाउन, उसने मजीद बताया। क्या करने गई थी तुम वहाँ? पता नहीं। वो ना झूठ बोलना चाहती थी, ना सच बता सकती थी। क्या वो घर अब भी वैसा ही है? बड़ा हॉल, बड़ा फानूस, गोल सीढ़ियाँ? जी, वो बिल्कुल वैसा ही है। उसने गलत बयानी की। वो डैड को पाकिस्तान आने पर उकसाना चाहती थी। पर मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ? वहाँ की आवाज़ें भी वही होंगी। कैसी आवाज़ें? उसने पूछा। एक लड़की के रोने की आवाज़ें, बताया गया। किस लड़की की रोने की आवाज़ें? उसने फिर से पूछा, लेकिन जवाब नहीं आया। किस लड़की की बात कर रहे हैं डैड आप? वो बेकरारी से बोली। डैड, कहाँ हैं आप? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? वो चिल्लाई थी। राब्ता मुंतका हो गया था, जो बार बार नंबर डायल करने पर भी दोबारा ना जुड़ सका था। ज़ियान आलम ने गरजती आवाज़ से डेविड को बुलाया। जी सर। डेविड मुअद्दब अंदाज से बोला। ये नीचे से कैसी आवाज़ें आ रही हैं? कौन सी आवाज़ें सर? नीचे तो कोई भी आवाज़ें नहीं है। नहीं, गौर से सुनो, आवाज़ें आ रही हैं। एक लड़की रो रही है नीचे। क्या नाम था उस लड़की का? कैसे भूल गया मैं उसका नाम। नीचे कोई लड़की नहीं है सर। तुमने मुझे पागल समझ रखा है, वो चिल्लाए। जाओ, जाकर देखो, उससे कहो ना रोए। 30 साल हो गए हैं, कोई इतनी मुस्तकिल मिजाजी से कैसे रो सकता है? नीचे हॉल खाली है सर। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम सब के सब झूठे हो, मिले हुए हो आपस में। क्या मैं बहरा हूँ? मुझे सुनाई नहीं देता? सुनो, कोई अब मुझे बुला रहा है, उसे कहो ज़ियान आता है। डेविड अपनी जगह पर खड़ा रहा। किसकी आवाज़ थी ये? हाँ, मम्मी की, मेरी माँ की, गुलनाब आलम। सुनो, गौर से सुनो, तुम्हें भी सुनाई देगी। वो चीख रही हैं। चंगेज़ी, ज़ियान को बुलाओ नीचे। बड़े हॉल के बड़े रोशन फानूस के नीचे गुलनाब आलम बेकरारी से चक्कर लगा रही थी। जब हुमायूं ने निगार को उनके करीब लाकर पटका था, वो उनके कदमों के करीब गिरी थी। गुलनाब आलम चलते चलते रुकी। उन्होंने निगार को देखा, गुस्से से, नफरत से, नखवत से और बेरहमी से। तुम इस कदर गिर जाओगी निगार, मुझे अंदाज़ा नहीं था, उन्होंने कहा। क्या वाकई में इतना गिर गई हूँ कि अब हर कोई बात को मेरे चेहरे से पढ़ सकता है? मेरा बेटा वहाँ तुम्हें पागलों की तरह तलाश करता रहा था और तुम यहाँ हो, उन्होंने चिल्लाकर उसे बताया। बाबा, जुलेखा भी और हुमायूं उसके इर्द गिर्द खड़े थे। वो उन सब के नरगे में फंसी थी। जब चारों तरफ से पत्थर बरसाए जाए तो मजबूत से मजबूत चट्टान भी रेजा रेजा हो जाती है। वो तो तब भी टूट गई थी जब बाबा ने उसके या अपने मरने की तमन्ना की थी। उसे पता था अब कुछ भी कहना बेकार है। ज़ियान इंतहाई महारत से ये खेल खेल रहा था। उसके किसी बात पर भी यकीन नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद उसने भीगी आंखों से अपने मौक़िफ़ के लिए लब खोले। ज़ियान ने मेरी बेहरमती, वो जुमला भी पूरा न बोल सकी थी और ये जुमला आधा भी उस तरह हुआ था कि अल्फाज चीख चीख कर कह रहे थे कि उस पर यकीन ना किया जाए। गुलाब आलम ने अचंभे से पहले उसे देखा, फिर नखवत से एक हुंकारा भरा। देखा क्या कह रही है आपकी बेटी, बेहरमती? भरपूर तन से उन्होंने जुलेखा भी और बाबा को मुखातिब किया। दोनों के शर्मसर से झुक गए थे। दरअसल आपकी बेटी पागल हो गई है। आपकी बेटी एक नफसियाती मरीज़ा है। क्या कह रही है बदजात, तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? जुलेखा भी ने उसे झिंझोड़ा। वो उन्हें वाकई पागल लगने लगी थी। मैं झूठ नहीं बोल रही अम्मा, वो रोने लगी थी। मेरी बात का यकीन करो, वहाँ सदीम और ये शब भी थे। उन तीनों ने निगार का फिक्रा मुकम्मल नहीं हुआ था। गुलाब आलम ने आगे बढ़कर एक भरपूर हाथ का तमाचा निगार के मुंह पर मारा। बकवास बंद करो अपनी बदकिरदार लड़की, किस कदर झूठ बोल रही हो तुम? मेरे बेटे पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाते तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? सदीम तो बाप की वफात के वजह से शादी पर ही नहीं आ सका और ये शब तो फ्रांस गया हुआ है।
वो और जोर जोर से रोने लगी। बाबा, मेरी बात का यकीन करें, मेरा बेटा इसकी मोहब्बत में पागल है और ये उस पर इल्ज़ाम लगा रही है। हाँ, वो पागल था, लेकिन मोहब्बत में नहीं, इंतकाम में, बदले में। और अब वो उस पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकती है? उसने उसे इल्ज़ाम लगाने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रही। खामोश हो जा बेगैरत। हुमायूं फिर से दहाड़ा। उस रिश्ते में तेरी मर्जी शामिल नहीं थी, ये बात हम सब जानते हैं। मेरे बेटे ने सबके सामने इससे माफ़ी मांगी और ये अभी भी उससे नफरत करती है। गुलाम आलम चीखे जा रही थी। तू मर क्यों नहीं गई बेगैरत, तू मर क्यों नहीं गई? जुलेखा बी ने भी वावेला करना शुरू कर दिया था। ऐसी बेटी का तो खुद ही गला घोट कर दबा देना चाहिए। काश मुझे मौत आ जाती। बाबा रोने लगे। उसने मुझे तलाक दे दी है, पहले तलाक दी है उसने मुझे, और उसके बाद। उन सब के दरमियान घिरी रोते रोते वो इतनी कुव्वत से चिल्लाई थी कि सब अपना अपना वावेला भूल गए थे। बड़े हॉल में एकदम ही खामोशी छा गई थी। गुलाम आलम ने उसे ऐसे देखा था जैसे अब तो उसके पागल हो जाने का वाकई कोई शुबा ही न रहा हो। चंगेजी, जियान को बुलाओ नीचे। जलाल भरी आंखों से गुलाब आलम ने गरज कर चंगेजी को कहा था। शैतान अगर इंसान का रूप धर लेता तो उसका पसंदीदा रूप यकीनन जियान होता। रेस्ट हाउस के बाहर बादल गरज रहे थे और उनकी गरज का तूफान निगार के सीने में कैद था। बिजलियां उसके वजूद में जिंदगी भर के लिए भर दी गई थी। वो सहम कर पीछे हो गई थी। जियान सीढ़ियां उतर कर नीचे आ रहा था। उस शख्स का चेहरा जिंदगी में दोबारा देखना उसका मुकद्दर था। उससे बेहतर था कि अल्लाह उसके मुकद्दर पर ही स्याही मिल देता। ना किसी सज़ा का सवाल बाकी रहता, ना किसी सज़ा का। पसमर्दगी से चलता हुआ वो नीचे उतरा और एक सोफे पर बैठ गया। सब खामोश से उसके बोलने के मुंतजर रहे। निगार ने मुझे पहले दिन ही बता दिया था कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। उसने सिर्फ अपने घर वालों के दबाव की वजह से मुझसे शादी की है और अब वो मुझसे तलाक चाहती है। वो सर झुकाए नर्म आवाज़ से बोला और निगार का दिल किया कि उस खबीस का मुंह नोच ले। मुझे लगा था कि मैं शायद निगार को समझा लूँगा, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दूँगा, लेकिन मैं गलत था। मैं नाकाम रहा बाबा, मैं नाकाम रहा। वो खुदा यार से मुखातिब हुआ और बाबा की आंखों से आंसू जारी रहे थे। निगार उसके इतने रूप देखकर सख्ते में आ गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो तमाचे मार मार कर उसका मुंह लहूलुहान कर दे। ये शैतान है, ये इब्लीस है, ये झूठा है, सब झूठ बोल रहा है ये। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई और बेबसी से भी। ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं वाकई झूठ बोल रहा हूँ। वो इस तरह इत्मीनान से बोला। फिर तुम सच बोलो निगार, अपने बाबा की कसम खाकर कहो कि तुम शादी से पहले मेरे ऑफिस नहीं आई थी कि मैं उस रिश्ते से इनकार कर दूं। निगार के 14 तबक रोशन हो गए थे। बोलो, जवाब दो निगार, क्या तुम नहीं आई थी मेरे ऑफिस? क्या तुम कसम खाओगी अपने बाबा की? सबने निगार की तरफ देखा। वो कुछ भी ना बोल सकी थी और मुजरिम बन गई थी। जुलेखा भी ऊंची आवाज में रोने लगी। वहीं बैठे बैठे उसने एक बार फिर अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी। किस्मत दुपट्टे में गिरे बांधकर उसके मुंह में ठूस दी गई थी। वो अल्लाह से किसी भी तरह की फरियाद करने से कासिर थी और मकड़ी वाला लॉकेट झूलता झूलता एक बार फिर उसके मुंह पर आ लगा था। साथ छोड़ते हवासों के साथ उसने अपनी मौत की दुआ मांगी थी। हुमायूं तेजी से, जैसे उसे जान से ही मार देने की नीयत से उठा था। जियान ने उसे रोका। फिर वो निगार की तरफ आया। उठो निगार, बहुत तमाशा लगा लिया तुमने। उसने अपना हाथ आगे किया। शैतान ने हैरत से उस कमीने इंसान को देखा। मैं सब कुछ भुला देने के लिए तैयार हूँ और अभी भी तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी। शैतानियत की एक झलक जियान की आंखों में आकर गुजर गई थी। वो कितना मजा ले रहा था हर बात का। उस चीज का निगार को बखूबी अंदाजा था। बंद होठों के कोने में मुस्कुराहट दबाए वो उसकी तरफ देखने लगा। आओ निगार, ऊपर चलते हैं, वहाँ जाकर बात करते हैं। उसने उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया और फिर प्यार से उसे सहलाने लगा। निगार ने अपना हाथ नहीं खींचा था। एक सिसकारी उसके वजूद से निकलकर उसके वजूद में ही दफन हो गई थी। आप इसे ले जाएं जियान, ये अब यही रहेगी। हुमायूं ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। मेरे घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है निगार। बाबा ने भी उसे बताया। उसे अब मुँह छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिलने वाली थी। वो जानती थी जियान ने ठीक कहा था कि ज़माना तुम्हें बताएगा कि कौन घटिया है। अब ज़माना ही उसे बता रहा था कि वो कितनी घटिया है। उस ज़माने में सब उसके अपने ही शामिल थे। दूर, बहुत दूर, कोसी सलाखदार खिड़की के करीब बैठे बूढ़े वजूद ने माजी की निगार को देखा और चौबी नक्शों निगार पर फेरते उसके हाथ कांप कांप गए। मौसम ने आहें भरी और जहान
ने कयामत के रोज की मशक करना शुरू कर दी। डरावनी आंखों में हर तरह का जज्बा काफूर हो गया था। मारवाड़ी पर वो जलकर खाकिस्तान हो गया और झुर्रियों की लाइनें बरगद की जड़ों की तरह चेहरे पर फैलने लगी। यूं चुप बैठे बैठे ही निगार ने ताउम्र जबान की बंदिश की कस्में उठा ली। आओ निगार, ऊपर कमरे में चलते हैं, उसने प्यार से कहा, दिली मुस्कुराहट से जिसे सिर्फ निगार ही देख सकती थी। आंखों में रकम, तुम कितनी मजबूत हो जान जाओगी, जिसे सिर्फ निगार ही पढ़ सकती थी। वो अब वाकई मजबूत नहीं रही थी, उसके आगे बेबस थी। चलो निगार कमरे में, जिया ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। कमरे में कमरे में कमरे में बाज गरिश्त जहरीले नाक के डंक की तरह उसके वजूद में उतर गई। उस शख्स ने रूहानी और बातिनी दोनों तरह से उसकी इज्जत को लूटा था। क्या अभी भी उसकी तसल्ली नहीं हुई थी? और अब वो उस शख्स के आगे घुटने न टेक दे तो क्या करे? उसके आगे हाथ न जोड़े तो क्या करे, ताकि उसे उस पर रहम आ जाए और वो उसे माफ कर दे। अपने हरक का सारा थूक निगार ने अपने मुंह में इकट्ठा किया और नफरत से जियान के मुंह पर थूक दिया। झागदार मादा जियान के मुंह पर गिरा। जियान ने उसकी तरफ लावा उबलती आंखों से देखा। गुलनाब आलम और बाकी सब ने उससे भी बढ़कर किसी और नजरों से। जियान ने आस्तीन से चेहरे पर लगा थूक साफ किया। उसकी आंखें और चेहरा सूख था। क्या उस लड़की के चाय गिराने का बदला अच्छा नहीं लगा था? क्या ये कुछ ज्यादा की ख्वाहिश रखती थी? उसे उस पर तेज आया था, तो क्यों ना उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। उसने सोचा, अब तो तुम्हें मेरे साथ जाने से अल्लाह भी नहीं रोक सकता। उसने उसे हाथों से पकड़कर सीढ़ियों की तरफ खींचा। एन उसी वक्त एक अजनबी जो बड़ी देर से लाउंज के कोने में खड़ा सब तमाशा देख रहा था और जिसके हाथों में उन दोनों की शादी का ही गिफ्ट था, आगे बढ़ा था। जियान से निगार का हाथ छुड़ाकर उसने जियान के मुंह पर एक जोरदार किस्म का थप्पड़ मारा था। जियान ने हैरत से उन्हें देखा। खुदा की ढील को उसकी कमजोरी मत समझो जियान, उन्होंने कहा। निगार की बुत बने हुए वजूद में हरकत हुई। उसने भरी आंखों से उन्हें देखा और फिर उनके सीने के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो कोई और नहीं, प्रोफेसर सगीर रब्बानी था। ऑफ वाइट ड्रेस को जिमल ने बेड पर फैलाकर तफसील से देखा, फिर उसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी को और सैंडल को भी करीब ही रख दिया। खुशी उसके अंग अंग से आया थी। बासिल ने कहा था, खास दिनों को खास एहतमाम से मनाना चाहिए। उसने भी अपने खास दिन को गुजारने के लिए खास एहतमाम कर लिया था। शतरंज को भी उसने बहुत खूबसूरती से पैकिंग में पैक करवा लिया था। उसने टाइम देखा, दोपहर के 12 बज रहे थे। बासिल के आने में कम से कम 6 घंटे बाकी थे। वो इतना लंबा इंतज़ार कैसे करेगी भला? उसकी बेकुली बढ़ने लगी और अपनी उस कैफियत पर उसे खुद ही हंसी आ गई थी। बासिल को उसने कुछ नहीं बताया था और चुपके चुपके ही राजदारी से सब इंतज़ाम कर लिया था। अपने इन सारे इंतजामात पर वो मुतमईन थी। रात को वो बासिल से कहेगी कि उसे डेट के किसी रिश्तेदार से मिलने जाना है और रास्ता बताते बताते वो उसे होटल तक ले जाएगी, जहाँ एक टेबल उसने आज रात के लिए पहले ही बुक करवा लिया है। बासिल शॉक्ड रह जाएगा। वो फिर से हंसी और ऊपर छत पर आ गई थी, जहाँ नानू ने चांदी की बहुत बड़ी शेड पर पीपल के 10,000 पत्तों वाला खाका छाप कर काम शुरू किया हुआ था। लेकिन अभी उन्होंने बमुश्किल 100 पत्तों को ही तैयार किया था कि थकन के साथ साथ उन्हें उकताहट भी होने लगी थी। तकरीबन 9,900 पत्तियां अभी बाकी थीं। इंसान में दरख्त जितना हौसला भला कहाँ है कि वो अपनी जात त्याग कर अपनी रूह से कशीद करके दूसरों के लिए पत्तों को सींचे। उन्हें अपने इस नए खाके को शुरू करने के पहले ही बहुत उलझन हो रही थी। अब उन्हें नए नए तजुर्बात नहीं करने चाहिए थे। 2-3 उस तरह के काम सालों से इल्तवा का शिकार थे। बारीक बीनी और नफासत से करने की शर्त के बाद उनकी नज़र भी मुतासिर होने लगी थी। ये तमाम काम अब उन्हें जहनी और जिस्मानी दोनों तरह से थकाने लगे थे। लेकिन अब वो चांदी की महंगी शीट को खराब या बर्बाद भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो जैसे तैसे करके खाका मुकम्मल कर रही थी। आइंदा इतने तवील कामों को मैं अपने जिम्मे नहीं लूँगी, उन्होंने खुद से कहा। जाती सर्दियों के दिन थे। धूप बड़ी रोशन भरी उजली उजली सी थी और छत पर जा बजा लगी मखमली सब्ज काई और खुरदुरे खेमों पर पढ़कर उन्हें मनोवर कर रही थी। ये क्या है नानू? जिमल ने पूछा। आज जिमल को कहीं नहीं जाना था। ये जानकर नानू ने दुकान से फिर छुट्टी कर ली थी। जिमल की वजह से वो सालों बाद खुद को ऐसी रियायत दे रही थी और इस रियायत में भी वो दुकान का काम ही मुकम्मल करने बैठ गई थी। ये लैंप है जिमल, फर्शी लैंप।
10,000 पत्तों के खाके वाला। जब शीट तैयार हो जाएगी ना तो उसे आड़ा मोड़ लिया जाएगा। आड़ा समझती हो ना? हाँ, और फिर जब ये रोशन होगा तो देखना किस कदर खूबसूरत लगेगा। नानू तफाकुर से उसे बताने लगी थी। जिमल देख रही थी कि शीट पर काम किस कदर मेहनत से किया जा रहा है। मैं भी थोड़ी कोशिश करूं? उसके सवाल में इल्तिजा थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठो इधर मेरे साथ, नानू ने प्यार से कहा। वो उनके करीब बैठ गई थी। हाथ में पकड़े दोनों औजार उन्होंने जिमल को थमा दिए थे। ये पकड़ो, इसे यहाँ रखो पत्ते के खाके के ऊपर। अब हल्की हल्की ज़रब लगाओ, पत्ते वाली जगह को खाली करना है। उसने ऐसा ही किया जैसा उसे नानू कह रही थी, लेकिन इख्तिताम की ज़रब कुछ ज़्यादा ही ज़ोरदार थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। चांदी की महंगी शीट में औजार की धार पत्ते के हदूद से बाहर निकल गई थी और जिमल का रंग फक हो गया था। उसे शौक चढ़ा भी था, तो किस चीज़ का? ओह गॉड, वो चिल्लाई। नानू ने देखा और खामोश हो गई। फिर पहले हल्के हल्के और बाद में वो ऊंची आवाज़ में हंसने लगी। आई एम सॉरी नानू, उसने कहा। नानू और जोर से हंसने लगी। आप इस तरीके से क्यों हंस रही हैं नानू? उसकी खिफत मजीद बढ़ी। नानू हंसते हंसते बमुश्किल बोली, तुम्हारी आदतें बासिल से मिलने लगी है जिमल। वो भी मेरे काम खराब कर देता है और फिर अपना सर खुजाने लगता है। जिमल वजह जानकर हल्के से मुस्कुराई। मैंने आपका नुकसान कर दिया ना? परेशान मत हो, मैं दुरुस्त कर लूँगी। वो अभी भी हंस रही थी। चांदी की लश्क धूप में मदगुम होकर उनके चेहरे पर रक्स कर रही थी। जिमल को वो चेहरा बहुत ही पुरनूर लगा था। बासिल और यशार खुशकिस्मत हैं कि उनके पास आप हैं, उसने कह दिया। तो तुम भी खुशकिस्मत हो जाओ। उन्होंने कुन आंखों से उसे देखा था। जिमल नजरें चुराने लगी थी। जाओ अपनी आंटी को खाना दे आओ जिमल, रोटी बनाकर रख दी थी मैंने हॉट पॉट में, वो दे देना। सालन गरम करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही दे देना। आंटी भी हमारे साथ ही खाना खा लेंगी। वो किसी के साथ खाना नहीं खाती। नानू के चेहरे पर शाम सी उतरी। मेरा मतलब है उसे जल्दी भूख लगती है, तुम दे आओ। ठीक है। वो नीचे आई। बड़ी ट्रे में उसने आलू की मेज से भरी प्लेट को रखा था, रुमाल में लिपटी रोटी को, फिर एक गिलास पानी से भरकर और उन सब चीज़ों को कपड़े से ढांपकर वो गुनगुनाती हुई किचन से बाहर निकली। कहकशा की 8वीं बर्ज, कसरदम से डसा सूरज पशेमानी ओढ़े अपने सारे उद्यान उल्टे थे। चुपकी नगरी बसाए साकित था। दरख्त के तमाम प्रजातियों में उसके खैर ख्वाही की चर्चे थे। बरगद भी उन्हीं में से एक था। उसे बदलाव की तलब थी, पानी की इल्तिजा थी और उसकी जड़ें पानी की तलाश में अपने वजूद के भीतर इस कदर वसी हो चुकी थी कि अगर उसका थाला बुनता तो वह उस पूरे मकान को निकल गया होता। इस साल खुर्दा खड़की थी, उस कम खुर्दा बूढ़े वजूद को भी, जो अब उसे देखते हुए इस्तेज़ाइया हंसी हंस रही थी, जैसे उसके अंदर की इल्तिजा को सुनती हो। बरगद को वहशत सी हुई। वो अपने बूढ़े लब खोलने के लिए बेचैन थी। न जाने बादलों ने उसका साथ क्यों दिया। साका ने रक्स शर किया और बूढ़े वजूद की दोनों आंखें चमक उठी। परशोतम साया गोतुम, इब्ने मरियम से कह दो, खुदा के उस मौजूद से मेरी इज्जत के साथ खेलने वाले वो 3 थे। 3 सदीम, यशब और ज़ियान आलम। बूढ़े वजूद ने बादलों की तरह गरज कर कहा और कुछ चीज़ों ने फर्श पर गिरकर उससे भी बढ़कर शोर किया था। वो शोर बड़ा गूंजदार था, दुनिया के दूसरे कोने से टकरा कर थमा था। बूढ़े वजूद ने बरगद से नजरें और सलाकदार खिड़की से चेहरा हटाकर बड़ी आहिस्तेगी से दरवाजे की तरफ देखा था, जहाँ ट्रे 2 टुकड़े हो चुकी थी। पानी से भरा गिलास, आलू की मी की प्लेट, रुमाल में लिपटी हुई रोटी, सब मिट्टी ज़दा फर्श पर गिरकर बिखर चुका था और उन सब के ऊपर खड़ी जिमल फक चेहरे से उसे ही देख रही थी। उसकी फटी फटी आंखों में लामहदूद आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था और वो जो पिछले काफ़ी अरसे से रोज़ उसे खाना देने आ रही थी, अब उसकी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे यकीन और बेयकीनी की गर्दाब में फंसी हुई हो। फिर वो लड़की भागती हुई उसकी तरफ आई थी और गर्द आलूद तखत पर उसके करीब ढेसी गई। क्या कहा आपने आंटी? दोबारा से कहें। जिमल ने रुहासी आवाज़ में मिन्नत की थी। निगाह साकित चेहरे से उसकी तरफ देखने लगी। क्या कहा आपने? खुदा के लिए फिर से कहे ना। जिमल रो देने की करीब थी। निगार कुछ नहीं बोली। आपको खुदा का वास्ता निगार आंटी, आज तो बोले। और आंसू उसके दोनों आंखों से बह निकले थे। निगार ने आहिस्तेगी से लब खोले और इतनी ही आहिस्तेगी से कहा, वो 3 थे, सदीम, यशब और ज़ियान आलम।
अल्फाज उबलते लावे की मानिंद जिमल के कानों में उतर रहे थे और उसके बेजान वजूद ने करंट सा खाया था। झटके से वो तखत से उठी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो न जाने किससे कह रही थी। निगार ने रुख उसकी तरफ से मोड़कर दोबारा खिड़की के साथ जोड़ लिया था। ये नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। नफीमा गर्दन हिलाती वो वापसी के लिए उल्टे कदम लेने लगी थी। आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठी हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और दीवाना वार चिल्लाती हुई वो अपने कमरे की तरफ भागी। जी, तो यहाँ होता है हमारा ये एपिसोड कंप्लीट। और निगार कहीं नहीं थी, वो प्रेजेंट में ही था जो बूढ़ी औरत दिखाते थे। और मैं कहती थी कि निगार कहाँ है, क्योंकि सब हो रहा है लेकिन निगार ही नहीं मिल रही थी कहीं भी, तो वो प्रेजेंट ही था। और मुझे ऐसी वाइब आती है कि यशार बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है, क्योंकि उसकी बातों से ऐसी वाइब आती है कि ये सब वो जानबूझकर कर रहा है। उसका टोन कुछ अलग होता है जब वो जिमल से बात कर रहा होता है, तो इसलिए मुझे लगता है। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे फिर। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।